हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। लूमियन के शब्द सुनकर फ्रैंका चिल्लाई, कसम, क्या हम फिर से उन लोगों से निपट रहे हैं? हुगो आटवा अब क्या कर रहा है? मैं समझ ही नहीं पा रहा कि एक केमिकल प्लांट विस्फोट कराना किस लिए हुआ। शायद ये सिर्फ एक संयोग हो। बोनो गुडविल और हुगो आटवा का रिश्ता काफी अच्छा है। उसके यहाँ आना असामान्य नहीं है, पर आज केमिकल प्लांट में विस्फोट बस उसी समय हो गया। लूमियन ने सोचा और फिर बोला, वह जीवन में हर संयोग को नजरअंदाज नहीं कर सकता था, पर हर चीज को समस्या भी नहीं मान सकता था। फ्रैंकर ने विचारपूर्वक सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें याद दिलाना चाहती हूं कि केमिकल प्लांट विस्फोट बेकार नहीं है। इससे शायद पहले ही कई लोगों की मौत हो चुकी है, और यह कुछ अंधेरे अनुष्ठानों के लिए बहुत मायने रखता है। जीवित हमेशा तीसरा श्रेष्ठ बलिदान होते हैं। क्या ये भी किसी अनुष्ठान का हिस्सा हो सकता है? लूमियन थोड़ा चौंका। फ्रैंकर ने उसे सुधारा, चाकू से किसी का बलिदान देना और किसी लक्ष्य को मारने के लिए केमिकल प्लांट विस्फोट का उपयोग करना, जब वह उस देवता को बुलाने के लिए किया जाए जिसकी मेजबान चाहती है, इनमें कोई असली फर्क नहीं है। तुम्हारा रिचुअलिस्टिक मैजिक का समझ अभी भी बहुत संकुचित है। कुछ अनुष्ठानों के प्रभावी होने के लिए ऐसे विस्फोटों की आवश्यकता भी पड़ सकती है। ये सब्स्टिट्यूशन स्पेल जैसा है, जिसमें किसी प्रतिस्थापन को लंबे समय तक उस पहचान को ग्रहण करना पड़ता है जिसे बदला जाना है, तब अनुष्ठान सफल होता है। लूमियन ने विचार समझ लिया। फ्रैंकर ने एक आह छोड़ी। ये केवल मेरा अनुमान है। इसका मतलब यह जरूरी नहीं कि यह सच है, पर हमें आधिकारिक बियॉन्डर्स को सतर्क करना चाहिए ताकि वे किसी अनुष्ठान के संकेतों के लिए निगरानी रखें और जांच करें कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कार्यालय का इस त्रासदी में क्या योगदान रहा। शपथ ले, अगर वह आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होता तो मैं उसे आज रात पकड़कर छत से लटका देती और जोरदार पिटाई करके उसे उसके इरादों और उन हेरेटिक्स से संबंध के बारे में पूछताछ करती। सांस, अभी अभी हुए विस्फोट में अनगिनत लोगों ने अपने माता पिता, जीवन साथी, भाई बहन या बच्चे खो दिए। सोचो कितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं और अपने घायल प्रियजनों के लिए कष्ट झेल रहे हैं। जैसे जना, लूमियन ने बीच में कहा। फ्रैंका थोड़ी देर के लिए सन रह गई। तुमने क्या कहा? जेना की माँ गुडविल केमिकल फैक्ट्री में काम करती हैं। क्या तुम्हें पता नहीं था? लूमियन ने पूछा। फ्रैंका स्तब्ध हुई और फिर चिंता से पूछा, उनकी माँ कैसी हैं? लूमियन ने संक्षेप में बताया कि उसने जेना के साथ रूस सेंट हलेय में एलईडी की तलाश की थी और लगभग मृत्यु से बचाने के लिए उसने आखिरी हीलिंग एजेंट का उपयोग किया था। फ्रैंकर ने राहत की आह भरी और दर्द में कहा, क्यों मैं वहां नहीं थी? क्यों मैं वहां नहीं थी? लूमियन के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आए और वह शांत स्वर में बोला, तुम्हारे पास अभी भी मौका है। जेना अगले चिकित्सा खर्चों को लेकर परेशान है। मैं तुरंत होली पैलेस हॉस्पिटल जाऊंगी। फ्रैंकर की आंखें चमकी। वह अपार्टमेंट निकलने वाली थी। लूमियन ने जल्दी से उसे पुकारा, पॉइजन स्पर्म का हीलिंग एजेंट साथ ले जाना न भूलना। मुझे चिंता है कि उनकी हालत बिगड़ सकती है। बिल्कुल मसियर रुआ की तरह। फ्रैंकर की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने जोर दिया, और जेना के साथ वह ड्रेस भी लेकर जाना जो उसने आज सुबह पहनी थी। ठीक है, मुझे तुमसे 4000 वर्ल्ड उधार चाहिए और हार्वेस्ट सैक्रिफाइस का आधा गिरवी रखना होगा। मैंने पायरमेनियाक पोशन के लिए सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स भी इकट्ठा कर लिए हैं। इतनी जल्दी? फ्रैंकर ने चौंक कर कहा। मैंने तो तुम्हारी तलाश भी शुरू नहीं की। लूमियन ने फिर मुस्कुराया। कल रात मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कार्यालय के दरवाजे पर बॉस से टकरा गया और एडवांस लेने की बात बता दी थी। मैंने उससे कहा कि पायरमेनियाक पोशन के सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स पर नजर रखे। फ्रैंका जितना सुनती गई, उसका भाव और भी जटिल होता गया। तुम मुझसे ज्यादा चालाक निकले, बच्चे। गार्डनर के बारे में बताना वाकई सबसे बेहतर तरीका था। लेकिन क्या तुम मेरा ध्यान नहीं रख सकते? क्या तुम नहीं जानते कि मैं भी गार्डनर से पायरमेनियाक पोशन के सप्लीमेंट्री इंग्रेडिएंट्स लेना चाहती थी? वह सीक्वेंस 6 कंस्पायर या सीक्वेंस 5 हंटर है और उसके साथ हंटर्स की एक टीम है। उसे ऐसी चीज़ों की किल्लत नहीं होगी। खुशनसीबी से मैंने पिछले 2 दिनों में उससे संपर्क नहीं किया था, वरना वह ज़रूर शक कर लेता कि हम किसी रिश्ते में हैं। लूमियन हमेशा मानता था कि फ्रैंका कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी से सामग्री मांगती, पर उसने सोचा भी नहीं था कि वह सुविधा और नज़दीकी के कारण गार्डनर से संपर्क कर रही होगी, जिससे उनका गोपनीय रिश्ता लगभग खुला हो जाता। फ्रैंका अपने कमरे में गई और कहीं से 4000 वर्ल्ड का एक बैंकनोट निकाला। उसने लूमियन को दिया और गंभीरता से याद दिलाया, जब तुम मुख्य इंग्रेडिएंट पाओ तो पोशन जल्दी मत बनाना। तुम्हारी हालत को पहले सुनिश्चित कर लो कि तुम एडवांसमेंट के प्रभाव सहन कर सको, नहीं तो कुछ समय के लिए टाल देना बेहतर होगा। मुख्य इंग्रेडिएंट की तुलना में पोशन को संरक्षित करना ज्यादा आसान है। मुझे पता है, लूमियन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया। कुछ क्षण विचार करने के बाद उसने पूछा, जेना के पास जाने से पहले अधिकारियों को सूचित करना बुद्धिमानी होगी। विस्फोट अभी अभी हुआ है तो शायद कुछ सुराग अभी भी मौजूद हों। हाँ, फ्रैंकर ने सहमति में कहा।
विदाई से पहले लुमियन ने जिज्ञासापूर्वक पूछा, अगर जीवित तीसरे श्रेष्ठ बलिदान हैं तो दूसरे श्रेष्ठ और सबसे श्रेष्ठ कौन हैं? दूसरे श्रेष्ठ वे प्राणी हैं जिनमें बियॉन्ड विशेषताएं होती हैं, और सबसे श्रेष्ठ, फ्रैंक मुस्कुराए, वे डेमीगॉड्स होते हैं। कार्टियर द नोएल, होली पैलेस हॉस्पिटल की 6ठी मंजिल। जब जेना वॉशरूम से वार्ड में लौटी, उसने देखा कि उसका भाई जूलियन उनकी मां एलिडी को चादर के कोनों में मदद कर रहा है। एलिडी अभी भी बेहोश थी, पर उनका रंग रूप सुधार दिखा रहा था। जूलियन खड़ा हुआ और अपनी बहन को किनारे बुलाया। उसने फुसफुसाकर कहा, सीलिया, आगामी मेडिकल खर्चों की चिंता मत करो, मैं कोई समाधान ढूंढ लूंगा। अपना एक्टिंग लेसन्स थिएटर द लैंसियन केज पिजन्स में जारी रखना। जेना का दिल कृतज्ञता से भर गया और उसने पूछा, क्या डॉक्टर ने तुमसे बात की? हाँ, अभी अभी किया। जूलियन ने गंभीरता से सिर हिलाया। जेना ने होंठ दबाकर आश्वस्त किया, चिंता मत करो, मेरे दोस्त मुझको पैसा उधार देने को तैयार हैं। मैं 3 साल में थोड़ा ब्याज देकर चुका दूंगी। देसिया सिंगर की अपनी कमाई और तुम्हारी मजदूरी से अगर हम संयमित रहें तो ये पर्याप्त होगा और हमारे अप्रेंटिसशिप पर असर नहीं पड़ेगा। कुछ क्षण के लिए चुप्पी रही, फिर जूलियन ने सोचा और बोला, वो सील? हाँ वही, पर मेरे और भी दोस्त हैं। और फ्रैंक, वो रेड बूट्स जिसे मैंने कल रात बताया था। जेना ने स्थिति स्पष्ट कर दी, डरते हुए कि उसका भाई कोई अतिवादी कदम उठाए। उसने याद किया कि 2 साल पहले जूलियन ने छिपकर खुद को बालम पैस इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन को बेचने की सोच रखी थी, ताकि एक डिस्पोजेबल मर्सनरी बनकर सारे कर्ज चुका दे सके और जेना को उसकी अभिनेत्री बनने की इच्छा पूरी करने दे सके। सौभाग्य से वह योजना अंततः विफल रही। ठीक जब जूलियन जवाब देने वाला था, उसकी नज़र वार्ड के प्रवेश पर खड़ी एक लंबी पतली महिला पर पड़ी। वह एक ब्लाउज, हल्के रंग की ब्रिचेस, एक पतली ब्लैक ऑन वाइट चेकेड ट्वीड टॉप और जीवंत लाल बूट पहने थी। उसकी लंबी फ्लैक्सन कलर्ड बाल एक साधारण पोनीटेल में बंधी थी। उसकी बाहें मंदिरों की ओर बढ़ती हुई और आंखों में ऊर्जा की चमक थी। वह एक अनोखी आकर्षण बिखेर रही थी। जेना उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ी। फ्रैंका, रूदेस ब्लाउजेस ब्लांचेस, सेफ हाउस के अंदर। संस्टा का एक्सट्रैक्ट प्राप्त करने के बाद लुमियन बैठा और मैडम मैजिशियन के उत्तर का इंतजार करने लगा। उसकी मेज पर फायर सैलमेंडर ब्लड, मैग्मा पायरोक्सिन पाउडर और रेड क्राउन बॉल्सम पाउडर व्यवस्थित थे। जैसे ही सनस्टार एक्सट्रैक्ट पूरा होने वाला था, खिड़की की सिल पर एक आम हाइट डॉल प्रकट हुई, जो हल्के सुवर्ण गाउन पहने थी, जिसमें महीन परंतु थोड़ा अजीब फेशियल फीचर्स थे। उसने एक मेटल बिस्कुट टिन खिड़की के सिल पर रखा और हवा को सूंघा। अगली बार जब तुम मुझे समन करो तो इस एक्सट्रैक्ट का उपयोग करना। ठीक है। दूसरी पार्टी का यह अनुरोध इतना असामान्य था कि लुमियन कुछ पल के लिए चकित रह गया। उसका सहज उत्तर ही था जो उसने दिया। क्षण भर में पपट मैसेंजर गायब हो गया। लुमियन ने ब्राइट सिल्वर बिस्कुट टिन खोला और देखा कि उसमें एक छोटा क्रिम्सन हार्ट निरंतर जल रहा था। बिना हिचक के उसने एक तैयार बियर मग उठाया और उसमें पायरमेनियाक बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक डाल दी। तुरंत बाद लुमियन ने 50 मिलीलीटर से अधिक फायर सैलमेंडर ब्लड कप में डाला। एक सीजलिंग ध्वनि के साथ क्रिम्सन द्रव वाष्पित हो गया और ब्लड की एक काली धुंध हार्ट के चारों ओर मंडराने लगी। पायरमेनियाक बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक काफी नरम हो गया, उसकी सतह झील के पानी जैसी लहरों सी हो गई। पोषण के फॉर्मूले के निर्देशों के अनुसार लुमियन ने मैग्मा पायरोक्सिन पाउडर, रेड क्राउन बॉल्सम पाउडर और सनस्टार एक्सट्रैक्ट बियर मग में डाले। जैसे ही उसने ऐसा किया, हार्ट के चारों ओर घिरी ब्लड मिस्ट अचानक सिकुड़ गई और एक पीला सा द्रव लाल बुलबुलों के साथ उभरा। लुमियन की आंखों में ये पायरमेनियाक पोषण था। उसे तुरंत नहीं पीने के बजाय लुमियन ने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में उसने फ्लैमिंग के निर्जीव शरीर को खिड़की के फ्रेम से लटकता हुआ, पागल के इच्छापत्र को सफेद कागज पर दर्ज, मसियर रुआ को सड़ा गला शरीर के साथ, मैडम मिशेल को शराब में डूबते हुए और अंततः सुबह की रोशनी में फांसी पर लटकते हुए देखा। उसने सिफिलिस स्क्वायर में गूंजते विलाप भी देखे। फिर उसने अपने स्वयं के जिद्दी और दृढ़ सेल्फ को एक वॉन्डरर के रूप में देखा। उसने अपनी अटल आत्मा को देखा, जो बार बार चोट खाने पर भी हार नहीं मानती। उसने अपने लिए एक वैकल्पिक परिणाम देखा। उसने निराशा, क्रोध, शक्तिहीनता और दमन को देखा जो उम्मीद के पीछा करने के साथ आते हैं, और फिर अंधकार में डूबना। भाग्य की उपहासपूर्ण हंसी उसके कानों में गूंजी, जिससे उसके हृदय में एक भयंकर आग सुलग उठी। अगर यह अपरिहार्य निष्कर्ष है, अगर यह इनसिग्निफिकेंस का भाग्य है, अगर प्रयासों का कोई फल नहीं मिलता और आशा हमेशा एक मंदरोशनी ही बनी रहती है, तो मैं अपनी पूरी ताकत से लड़ूंगा कि इसे बदल दूं। भले ही आगे कोई रोशनी न हो और आशा बस एक छोटी सी किरण रह जाए, मैं अपनी अंतिम सांस तक लड़ूंगा। मदफ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मदफ का गियोम बेनेट, मदफ का हेरेटिक्स, मदफ का टर्मी बोरोज, मदफ का इनएविटेबिलिटी। लुमियन की आंखें खुलीं और उसने अपना अंतिम एक्टिंग प्रिंसिपल एक प्रोवोकर के रूप में तय कर लिया। प्रोवोकेशन का अर्थ था अदम्य आत्मा। उसे डाइजेस्शन असिस्टेंस के लिए इसकी जरूरत नहीं थी।
छाती में आग जल रही थी। उसने बियर मग उठाया और लिक्विड को गटक दिया। यह मुंह से होते हुए गले से, पेट में और दिल में तक जल गया। क्षण भर में लूमियन ने अपने भीतर एक दहनशील अग्नि महसूस की। जलती हुई पीड़ा उसके शरीर और आत्मा दोनों में फैल गई। यह अनुभव उसके लिए अपरिचित नहीं था। चाहे वह उस समय के गंभीर घाव हों जो उसने फ्लेमिंग मॉन्स्टर का पीछा करते हुए पाए थे, या बूंद प्राप्त करते हुए नियंत्रण खोने के कगार पर पहुंचना, सभी ने उसे जलाया था। तब भी उस क्षण पीड़ा ने उसके अंदर की ज्वाला को कम नहीं किया। उसने भाग्य के समक्ष झुकने से इनकार कर दिया, परिवर्तन की तीव्र इच्छा के साथ। बदमाशी से वह दर्द से गिरने के बजाय खड़ा रहा। उसने दांत कस लिए और चेहरा सिकोड़ते हुए झुकने से इनकार किया। धीरे धीरे पीड़ा असहनीय हो गई और उसका शरीर झुकने लगा। फिर भी लूमियन ने पूरी शक्ति जुटाकर अपना पेट सीधा किया, ठीक वैसे ही जैसे उसने गियोम बेनेट, पाड्रे और टर्मीबोरोस का सामना किया था, जिन्होंने कॉडू पर भीषण तबाही मचाई थी। कदम दर कदम उसने शरीर नीचे किया और फिर ऊपर उठाया। जलते मांस की गंध उसकी नाक में आए और अनंत की आवाज उसके कानों में गूंजी। एक जानी पहचानी तीव्र पीड़ा ने उसके सिर को चुभा दिया, जिससे वह अनायास चिल्लाया। उसकी त्वचा पर दरारें पड़ने लगी और नीचे मोल्टन लिक्विड की तरह लावा बहने लगी। बेतहाशा लूमियन ने मेज पर सहारा लिया। जिस स्थान पर उसने हाथ रखा वह तत्क्षण काला और जला हुआ हो गया और हवा में जलते लकड़ी की गंध फैल गई। उसकी अनैच्छिक चीख दबी रही। उसका मुंह खुला रहा और जलती हुई गैस निकलती रही। वह ग्रे एम्बर परफ्यूम की वायल तुरंत नहीं खोला, बल्कि अपने छाती की आग पर भरोसा रखकर माउंटिंग एंग्विश और भीतर उभरती धुंधली सोच से लड़ता रहा। सेकंड बीते। दांत कसकर लूमियन ने महसूस किया कि उसकी छाती की आग फूटकर बाहर आ रही है और उसके शरीर में दहक रही आग के साथ मिल रही है। धीरे धीरे अनेक पीड़ाएं कम हुईं और उसकी उलझी हुई सोच साफ होने लगी। हाथों को सहारे के रूप में उपयोग कर लूमियन ने खुद को उठाया और कमरे में लगे फुल लेंथ मिरर की ओर देखा। दर्पण में उसके ब्लॉन्ड बालों में थोड़ा काला रंग रह गया था। उसके कपड़े फट चुके थे। उसके शरीर पर जलने के निशान थे जो जल्दी से सूखकर जमीन पर गिर रहे थे, और उसका रंग साफ दिख रहा था। साथ ही लूमियन ने देखा कि उसकी नीली आंखों में 2 क्रिम्सन ज्वालाएं जल रही थीं। अपने आप को संयम में लाने और दिल की धड़कन को शांत करने के बाद वे ज्वालाएं धीरे धीरे कम हुईं। अगले ही सेकंड में अगले दिल की धड़कन पर लूमियन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और हथेली में एक क्रिम्सन ज्वाला प्रकट की। वह हंटर के पाथ पर सीक्वेंस 7 तक सफलतापूर्वक चढ़ चुका था और एक पायरमैनियाक बन गया। उसकी हथेली से आग निकली, मूल क्रिम्सन रंग के साथ मिलकर लगातार संकुचित होती रही। 10 से अधिक सेकंड बाद ज्वाला इंकैंडेसेंट व्हाइट में बदल गई। उसकी तापमान और विस्फोटक शक्ति और भी बढ़ गई। मैं क्रिम्सन फ्लेम सीधे इस्तेमाल कर सकता हूं या उसे संचित और संकुचित करके और भी भयंकर व्हाइट हॉट आग छोड़ सकता हूं। लूमियन की हथेली गर्मी सहन कर रही थी, जैसे उसने व्हाइट हॉट फ्लेम को चुपचाप जलने दिया। पहले से ही लूमियन ने अपने कंडीशन और मिस्टिकल ज्ञान का प्रीलिमिनरी आकलन कर लिया था और पायरमैनियाक को दिए गए सुपरपावर्स का एक फैली कॉम्प्रिहेंसिव समझ प्राप्त कर ली थी। सबसे पहले एक पायरमैनियाक की स्पिरिचुअलिटी में उल्लेखनीय सुधार हुआ था, जिससे लूमियन की स्पिरिट विजन में एक परिवर्तन आया। अब वह अव्यवस्थित तमाशे तक ही सीमित नहीं था, वह एक अधिक डिस्क्रीट और तेज एक्टिवेशन मेथड इस्तेमाल कर सकता था। साथ ही वह अब अपनी बहन ने जो वर्णन किया था उन ह्यूज और शेड्स को देख सकता था, ईथर बॉडी के विभिन्न घटकों को पहचान सकता था। यह नया दृष्टिकोण एक हंटर के लिए अमूल्य था, जिससे लूमियन किसी विरोधी की फिजिकल स्थिति को बेहतर तरीके से समझ सके और अधिक सटीक रूप से निशाना लगा सके। दूसरे, उसकी डेंजर की इंस्टिंक्ट में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अब वह पहले की तरह केवल तब नहीं महसूस करता जब खतरा बहुत पास हो। अपने आसपास की बारीकी से अवलोकन और जानकारी को समाहित करके वह अपनी इंट्यूशन को पहले से सक्रिय कर सकता था। परिणामतः वह ये पता लगा सकता था कि क्या कोई उसका पीछा कर रहा है और अपने एंटी ट्रैकिंग टेक्निक्स को और प्रभावी और फ्लॉलेस तरीके से लागू कर सकता था। तीसरे, उसकी आग पर कमांड के साथ कुछ साथ आने वाले स्पेल्स भी आए थे। इस समय लूमियन की मुख्य क्षमता उस आग को नियंत्रित करना थी जो उसके भीतर से उत्पन्न होती थी या उसके अपने हाथों से पैदा की जाती थी। जबकि उसे अपने आसपास की आग और ज्वलनशील चीज़ों के प्रति अफिनिटी थी, उन पर उसका प्रभाव अभी भी कुछ हद तक सीमित था। संभव है कि पायरमैनियाक पोर्शन को डाइजेस्ट करने या उच्च सीक्वेंस पर एडवांसमेंट करने पर संबंधित परिवर्तन हो सकते हैं। इसके अलावा वह अपने शरीर से निकली आग को अपने शत्रुओं पर वेपन्स के रूप में उपयोग कर सकता था। हालांकि एक बार जब आग उसके शरीर से बाहर निकलती थी, वे उसकी पकड़ में नहीं रहती जब तक कि उसने उनमें अपनी स्पिरिचुअलिटी का हिस्सा पहले से निवेश न किया हो। सार में, एक फायरबॉल की मिड फ्लाइट में ट्रेजेक्टरी बदलना कठिन था, इसके लिए सप्लीमेंट्री स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता होती। आग का नियंत्रण 7 अलग अलग पहलुओं में विभाजित किया जा सकता था। पहला, कंप्रेशन, एक बम्बार्डमेंट के रूप में फायरबॉल। जितना अधिक कंप्रेशन होगा उतनी अधिक आग इकट्ठी होगी और अधिक शक्तिशाली प्रहार होगा।
दूसरा, वह अपने शरीर पर आग की एक परत प्रज्वलित कर सकता था जो उसे फ्रीजिंग इफेक्ट्स, पॉइजनस गैसेस और अन्य प्रकार के आक्रमणों से कुछ रक्षा देती थी। तीसरा, वह आग का उपयोग करके विभिन्न टेम्पररी वेपन्स बना सकता था जो जलाने, काटने और छेद करने का नुकसान पहुंचा सकते थे। चैनलिंग में लगे समय के अनुसार ये क्रिम्सन या ब्लेजिंग व्हाइट प्रकार के हो सकते हैं। चौथा, उसने डिलेड एक्सप्लोजन्स की कला में महारत हासिल की। अतिरिक्त स्पिरिचुअलिटी का उपयोग कर और संरचना में हेरफेर कर वह एक फ्लेम बॉम्ब बना सकता था जो टकराव पर तुरंत विस्फोट न करके एक निर्धारित समय पर फटे। पांचवा, वह एरिया ऑफ इफेक्ट अटैक्स का उपयोग कर सकता था। आग की पहुंच बढ़ाकर वह विस्फोट को इच्छित स्थान पर नियंत्रित तरीके से कर सकता था या उसे अलग अलग रूपों में प्रकट कर सकता था। छठा, फायर इन्फ्यूजन की तकनीक नज़दीकी लड़ाई और ताकत से टकराने से वह धीरे धीरे विरोधी के शरीर में आग इंजेक्ट कर सकता था और फिर उसका विस्फोट करा सकता था। अंत में सातवां पहलू था अपने हथियार को फायर डैमेज से इम्ब्यू करना। पायरोमैनियाक की आग प्रकार की स्पेल्स इन विभिन्न पहलुओं में उपयोगी थी, कुछ टेक्निक्स द्वारा ऐसे प्रभाव पैदा करके जो वह सामान्यतः नहीं कर पाता। अब उसके पास जिन स्पेल्स का उपलब्ध था वे थे फायर रेवन, ब्लेजिंग स्पेयर, वॉल ऑफ फायर और जायंट फायरबॉल। इनमें फायर रेवन सबसे आकर्षक था। इसके सहारे लूमियन तेजी से एक झुंड ज्वलंत कौवों का संकेंद्रण कर सकता था, प्रत्येक एवियन रूप को अपनी स्पिरिचुअलिटी का एक भाग देकर। इससे उसे तब भी कुछ नियंत्रण मिलता था जब वे उसके शरीर से बाहर निकल जाते थे, जिससे वे थोड़ी देर के लिए अपने फ्लाइट पाथ को एडजस्ट कर सकते थे और अपने लक्ष्यों को लॉक कर सकते थे। अगर यह स्पेल न होता तो एक हाल ही में परिवर्तित पायरोमैनियाक के रूप में लूमियन को समान परिणाम पाने के लिए कम से कम अपनी वर्तमान स्पिरिचुअलिटी के 3 गुना खर्च करनी पड़ती। साथ ही फायर रेवंस की प्रवृत्ति काफ़ी क्लमजी और रिजिड होती। ब्लेजिंग स्पेयर दूसरी ओर तेजी से व्हाइट फ्लेम्स को संकेंद्रित करता था, पर वे केवल भाला के आकार में ही टिक सकते थे। स्पिरिचुअलिटी के इन्फ्यूजन के साथ वे लूमियन के बनाए फायरबॉल को मोटे तौर पर मार्गदर्शन कर सकते थे। वॉल ऑफ फायर मिट्टी ग्राउंड का उपयोग करते हुए एक जोड़ी ज्वलंत सर्पों को बुलाता था जो शत्रु की ओर रेंगते और उनके चारों ओर एक जलता हुआ अवरोध खड़ा करते थे। जायंट फायरबॉल को 20 सेकंड्स तक की ज़रूरत होती थी, जो कि कई क्रिम्सन फायरबॉल्स को एक डेविस्टेटिंग ब्लास्ट में संकुचित करने जैसा था। हालांकि पायरोमैनियाक की आग उनके फिजिकल फॉर्म से उत्पन्न होती थी और मुख्यतः शरीर पर क्षति पहुंचाती थी, वे स्पिरिट बॉडी को भी जला सकती थीं। लूमियन अब आत्मा जैसी प्राणियों के खिलाफ बचावहीन नहीं था, हालांकि वह अभी भी बाहरी सहायता पर निर्भर था। इसके अलावा पोषण के संशोधनों ने उसके शरीर को आग के प्रति एक उल्लेखनीय प्रतिरोध दिया था। यदि आधे दिन के लिए उसे एनिमल फैट में डुबोकर टॉर्च की आग में डाला भी गया तो उसकी हुई क्षति न्यूनतम रहती। फिर भी फायरबॉल के विस्फोट की कंकसव फोर्स सामान्य तरीके से उसे नुकसान पहुंचा सकती थी। लूमियन का मानना था कि जैसे जैसे वह हायर सीक्वेंसेस पर पहुंचेगा उसका शरीर शायद आग के साथ विलय कर लेगा। अपने दाहिने हाथ की एक साधारण उंगली की हिलाहिल के साथ इंकैंडेसेंट व्हाइट फ्लेम हवा में उड़ गई। फिर दृढ़ पकड़ के साथ उसने क्रिम्सन फ्लेम्स से बनी एक लॉन्ग सॉर्ड को समन किया, हवा में से मटेरियलाइज किया। लूमियन ने ज्वाला में तलवार के कुछ झटके किए, पर उसका निराश स्वर था। उसने चुपके से कहा, इसमें दुश्मन को चोट पहुंचाने की क्षमता है, पर यह ब्लॉक या पैरी नहीं कर सकती। फ्लेमिंग स्वॉर्ड का कोई ठोस रूप नहीं था। लूमियन ने अनुमान लगाया कि उसे ऐसा हथियार कॉर्पोरियल बनाने के लिए हायर सीक्वेंस तक पहुंचना होगा। उसने फ्लेमिंग लॉन्ग सॉर्ड को ठुकरा दिया और हेडसी का डैगर निकाला। जब उसकी उंगलियां डैगर की सतह को छुईं तो छुरी आंच में लपेट गई। लूमियन ने हिल्ट कसकर पकड़ लिया और कुछ थ्रस्ट किए। उसने हवा में रेड स्पार्क्स के तेजी से डिसिपेट होते देखा, एक अलौकिक दृश्य बनता हुआ। ये ब्लॉक कर सकती है और आग का नुकसान पहुंचा सकती है। भले ही इस रूप में इसकी जलन ज्यादा न हो, फिर भी यह काफ़ी उपयोगी है। मौजूदा समस्या ये थी कि साधारण हथियार आग के संपर्क में लंबे समय तक नहीं टिक सकते। लूमियन ने सोचा और संतोषपूर्वक सिर हिलाया। अपने बियॉन्ड आवर पावर्स के पायरोमैनियाक के रूप में पुष्टि कर उसने जल्दी से मेज व्यवस्थित की और एक लिनन शर्ट, ब्राउन जैकेट और डार्क ट्राउजर्स पहने। लूमियन ने दर्पण में आखिरी नज़र डाली, एक मुस्कान उसके होठों पर आई। उसने डार्क ब्लू कैप सिर पर रखा, अपना पैरापट मारकर घुमाया और दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके पीछे क्रिम्सन ज्वालाएं चुपचाप फूट पड़ीं, एक क्षणिक और तेज रोशनी छोड़ती हुईं। एवेन्यू डू मार्श पर उस खाकी कलर्ड 4 मंजिला इमारत के बाहर, जिसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यालय था, लूमियन फिर से उन घेरों में बैठा जो गरीबी में थे और शांतिपूर्वक लक्ष्य संस्था के आते जाते लोगों का निरीक्षण कर रहा था। गुडविल केमिकल फैक्ट्री के विस्फोट के बाद अनगिनत कर्मचारी दुखद रूप से मारे गए और भी कई घायल हुए। पूरी त्रिय शहर खबरों से गूंज रहा था और रिपोर्टर भीड़ की तरह घटनास्थल पर आ गए। नतीजतन हुगो आटवा का कार्यालय गैस प्रेरित दीवार की लाइटों से जगमगा रहा था और उसके स्टाफ भिन्न इरादों से आने वाले आगंतुकों की सेवा में लगे हुए थे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी घर वापस नहीं आया था और उसका एंटोराज स्वाभाविक रूप से खाकी कलर्ड इमारत में ही मौजूद था। हर कमरा उज्ज्वल दिख रहा था और गतिविधि से भरा था।
दीवार पर झुककर लुमियन ने ऑफिस की आवाजाही पर नजर रखी और मन में विचारों का चक्र चल रहा था। वह एक आग जलाना चाहता था। वह उस घटिया कुत्ते को जला देना चाहता था जिसने रोग फैलाया। वह पुनर्तः जानता था कि उसके सामने खतरनाक परिणाम होंगे। एक पायरोमैनियाक के रूप में वह समझता था कि वह अकेला अभी उतना शक्तिशाली नहीं है कि हुगा अटवा के चारों ओर जमा इविल गॉड्स ब्लेसड से सामना कर सके। फिर भी वह बस कार्रवाई करना चाहता था। उसे यह एहसास नहीं छूट रहा था कि कोई भी भयंकर आग कभी कभी एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होती है। लुमियन का क्रोध यह नहीं था कि वह अपना विवेक खो दे, बस डिस्गाइज करके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कार्यालय में घुस जाए, उस आदमी को ढूंढकर जिसे उसने कैजुअली थूक दिया था और तुरंत जला दे। यह कोई हास्यास्पद योजना नहीं थी, पर बिना पर्याप्त जानकारी के ऐसा जोखिम लेना आसानी से आत्महत्या बन सकता था। सबसे पहले लुमियन को पता नहीं था कि उस कार्यालय में कितने ताकतवर हेरेटिक्स मौजूद हैं। उसने ये भी नहीं जाना कि ब्यूरो 8 या 2 चर्चेज ने हुगा अटवा को कितने सुरक्षाकर्मी दिए हैं और उनकी क्षमताएं कैसी हैं। अतिरिक्त रूप से उसे टारगेट के वेयरअबाउट्स या स्थिति की कोई सटीक जानकारी नहीं थी। भले ही वह ऑफिस में सफलतापूर्वक छिप जाए, टारगेट ढूंढना कठिन होगा। आखिरकार उसके पास इन्फिल्ट्रेशन की रणनीति नहीं थी और भी महत्वपूर्ण, सुरक्षित रिट्रीट की योजना भी नहीं थी। फिर भी लुमियन यह नकार नहीं सकता था कि गुडविल केमिकल फैक्ट्री विस्फोट ने उसकी इन्फिल्ट्रेशन के लिए एक शानदार अवसर प्रदान किया था। फिलहाल उसकी अस्थायी रणनीति धैर्यवान हंटर बने रहना थी। वह लक्ष्य का शांतिपूर्वक पीछा करेगा, उसकी गतिविधियों का निरीक्षण करेगा और परफेक्ट मौका का इंतजार करेगा। टारगेट की ह्यूगो अटवा के अभियान में स्थिति के आधार पर लुमियन ने अनुमान लगाया कि वह आदमी ज्यादा शक्तिशाली नहीं हो सकता। वह निश्चित रूप से दैवीय शक्तियों का आदमी नहीं था। अगर वह एक मिड सीक्वेंस बियॉन्डर भी होता तो शायद सीक्वेंस 7 से ऊपर नहीं। लुमियन को ज्यादा चिंता नहीं थी अगर उसका अनुमान गलत निकला और टारगेट सीक्वेंस 6 या सीक्वेंस 5 निकला। वास्तव में वह मानता था कि मिस्टर केस हेरेटिक की हंटिंग को काफी रोचक पाएगा। फुफ, लुमियन ने धीरे से सांस छोड़ी, अपनी नज़र काकी कलर बिल्डिंग पर टिकाए और अपनी आगामी ऑपरेशन के लिए उपयोगी जानकारी एकत्र करता रहा। समय बीतने पर उसने देखा कि कुछ मिडिल एजेड स्कैवेंजर्स लिनन बैग्स लेकर इमारत के बगल में पड़े कचरे को छान रहे थे। ये दृश्य लुमियन को आह भरने पर मजबूर कर गया, जिससे उसके हृदय में दृढ़ संकल्प की आग और भड़क उठी। ट्रियो में लोग सिर्फ स्कैवेंजिंग के लिए नहीं आते थे। हर स्कैवेंजर का एक एम्प्लॉयर होता था, चाहे वह फुल टाइम हो या पार्ट टाइम। उन्हें स्पेसिफिक स्कैवेंजिंग क्षेत्रों में रहना होता था और सीमाएं पार करने की अनुमति नहीं होती थी। उल्लंघन करने पर अक्सर संघर्ष और हिंसा होती थी। नतीजन रूअर और मिशेल ये चाहेंगे कि हुगा अटवा हर रोज बैंक्वेट करे बजाय उन जगहों पर घूमने के जहां पहले से ही बैंक्वेट्स चल रहे हों, क्योंकि वे स्थान दूसरे स्कैवेंजर्स के लिए थे। फुल टाइमर्स और पार्ट टाइमर्स के बीच अंतर उनकी एम्प्लॉयमेंट शर्तों में था। फुल टाइमर्स को मंथली सैलरी मिलता था और एम्प्लॉयर्स उन सभी कचरों के मालिक होते थे जो वे इकट्ठा करते थे। कभी कभी अगर उन्हें कुछ मूल्यवान या उपयोगी वस्तु मिलती तो वे निर्णय कर सकते थे कि वह देनी है या अपने लिए रखनी है। पार्ट टाइमर्स जैसे रूअर और मिशेल की कोई फिक्स्ड सैलरी नहीं होती। वे सुबह और शाम में स्कैवेंजिंग करते और सब कुछ एक डेजिग्नेटेड वेस्ट डिस्पोजल साइट पर पहुंचाते, जो आमतौर पर उनके एम्प्लॉयर्स का होता था। ये परिस्थितियां स्ट्रीट ट्रैम्प्स को सिर्फ भोजन और कपड़ों के लिए स्कैवेंजिंग तक सीमित रखती थीं, पैसों के लिए बहुत कम अवसर मिलते थे। लुमियन धैर्यपूर्वक इंतजार करता रहा जब तक कि रात 9 बजे नहीं हुआ और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कार्यालय में आने वाले लोगों की संख्या धीरे धीरे घटने लगी। लोग अपने बालकनी पर आए धुएं के लिए निकलते या थोड़ी देर आराम करते। और फिर उसकी आंखें खुली जब उसने एक शख्स देखा। दूसरी मंजिल के कमरे की बालकनी पर वही पतला फीका आदमी खड़ा था जिसकी कर्ली डार्क येलो बाल और पेनिट्रेटिंग ब्राउन आंखें थीं। वह नीले शर्ट, काले वेस्टकोट और सोमर सूट में था, बोटाई पहने और एक सिगरेट पकड़े हुए धुएं के बाद ओकेजनली ड्रैग ले रहा था। लुमियन ने उसे पहले फ्रैंकर की मैजिक मिरर डिविनेशन में देखा था। वह स्पिटर था। कफ कफ कफ। एक वायलेंट कॉफिंग ने उस नाजुक जवान आदमी को हिला दिया, जैसे वह अपनी फेफड़ों को बाहर निकालना चाहता हो। अंततः उसने फिर से गाढ़ा बलगम उगला और हैंकचीफ निकालकर उसमें थूककर जेब में रख लिया। उसने उसे केयरलेसली नहीं फेंका। लुमियन की आंखें सिकुड़ गईं। वह जानता था कि उसकी थूक का उपयोग मिस्टिसिज्म के जरिए रोग संचरण के लिए किया जा सकता है। जैसे और लोग बालकनी पर आए, लुमियन ने परिचित चेहरों की पहचान की। मार्केट डिस्ट्रिक्ट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुगा अटवा सबसे ऊपर के फ्लोर पर रहा, जिसकी सबसे बड़ी बालकनी थी। लाल केस वाली महिला उसी मंजिल पर उसके ठीक बगल में रहती थी। दूसरी मंजिल पर स्पिटर के विपरीत सिरे पर एक 30 के दशक का आदमी था जिसकी गोल्ड रिम चश्मा और हाथ में दस्तावेज रहता। वह कभी कभी बालकनी पर आकर धुआं लेता और दृश्य का आनंद लेता, गुडविल केमिकल फैक्ट्री विस्फोट के परिणामों की परवाह नहीं करता। तीसरी मंजिल पर एक लंबा, मांसल मध्य आयु का आदमी मध्य कार्यालय में था।
हुगो आटवा के ठीक नीचे चौथी मंजिल पर एक रिफाइंड युवा महिला थी, सफ़ेद शर्ट और डार्क ब्लू कोट में। वह स्पिटर के पास खड़े होने से जानबूझकर बचती थी। लुमियन ने पास से देखा और निष्कर्ष निकाला कि स्पिटर के पास के कमरे एक कलेक्टिव ऑफिस का हिस्सा हैं, शायद कई कर्मचारियों के लिए। इसका अर्थ ये था कि उनके पास कोई महत्वपूर्ण स्टेटस या बियॉन्ड आवर पावर्स होने की संभावना नगण्य थी। तो अन्य हेरेटिक्स जानबूझकर इंसेसेंट कॉफिंग और स्पिटिंग वाले आदमी से दूरी बनाए रख रहे थे। वे सोचते थे कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कार्यालय काफ़ी संरक्षित है और वह व्यक्ति बियॉन्डर शक्तियां रखता है। किसी हमले का लक्ष्य वही नहीं होगा। सही बात, अगर किसी हमले में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कार्यालय को निशाना बनाया जाता तो लक्ष्य निश्चित रूप से हुगो आटवा और न कि उसके उपकार्यकर्ता होते। तभी जोखिम लेने लायक कुछ होता। लुमियन ने अर्नेस्ट होकर इस वास्तविकता पर विचार किया और अचानक उसे एक अवसर का एहसास हुआ। दिक्कत ये थी कि लुमियन कैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कार्यालय में अज्ञात रूप से घुसे, विशेषकर उसके कंस्पिक्यूअस गोल्डन हेयर विद अ टच ऑफ ब्लैक के साथ। आखिरकार उसके पास फ्रैंका की मदद नहीं थी। विचार विमर्श कर लुमियन ने एक योजना बनाई। वह ऑफिस के पास से निकलकर रू देस ब्लाउजेस ब्लांचेस के सेफ हाउस लौटा। बिना हिचकिचाहट उसने एक ऑल्टर बनाया और ग्रेट एग्जिस्टेंस से अपनी सुरक्षा का प्रार्थना किया। लुमियन दृढ़ता से विश्वास करता था कि क्योंकि एक एंजल की एब्रेस उसे किसी डेटी की जिज्ञासु आंखों से छुपा देगी, ये निश्चित रूप से पर्याप्त एंटी डिविनेशन प्रभाव देगी। जैसे पहले वह रेडियंट ब्रिलियंस और डिवाइन मैजेस्टी ऑफ द एंजल में स्नान हुआ। अभिव्यक्ति से भरे हुए उसने रोशनी के पंखों के झुंड को देखा जो उसे घेरे हुए थे। जब उसने ये रिचुअल पूरा किया तो उसने अपना हाथ अपने सिर पर रखा। उसके गोल्डन और ब्लैक बाल ज्वाला की तरह उछलकर गिरने लगे, सूखकर कुछ बालों की जड़ों को छोड़कर। अपने ट्रस्टी डार्क ब्लू कैप को पहनकर उसने मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस के पीछे अपना चेहरा छिपाया। अपने बदले हुए रूप में वह ल मार्श डू कार्टिए डू जेंटलमैन के पास एवेन्यू डू मार्श गया और वहां एक कपड़ों की दुकान ढूंढी जो सस्ती पोशाकों में माहिर नहीं थी। 2 शॉप असिस्टेंट्स, एक पुरुष और एक महिला, हैरान थे जब उन्हें एक भिखारी जैसा कपड़ा पहने व्यक्ति दिखा और वे नहीं जानते थे कैसे प्रतिक्रिया दें। घबराए हुए स्वर में लुमियन ने समझाया, एक पर्वर्टेड थीफ ने मेरे कपड़े और पैंट चुरा लिए। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था सिवाय कि मैं पास के एक भिखारी से यह सेट खरीद लूं। फीमेल शॉप असिस्टेंट हंसी रोकने की कोशिश कर रही थी। उन्होंने पहले भी ऐसे हालात देखे थे। वे जानते थे कि जो लोग ऐसे बहाने बनाते हैं वे अक्सर किसी महिला के साथ अफेयर में होते हैं और जब उनके पति लौटते हैं तो वे निर्वस्त्र भाग जाते और फिर भिखारी के कपड़े पहन लेते हैं। आखिरकार लुमियन ने एक ऐसा सूट खरीदा जो शाकाहारी दिखाई देता था पर वास्तविकता में काफ़ी ऑर्डिनरी था। इसमें एक शर्ट, कोट, बो टाई और एक डार्क केन शामिल था। इसके अलावा उसने एक ब्राउन विग और एक मैचिंग फेक बियर्ड भी लिया। कुल लागत 78 वर्ल्ड आई। अपने रास्ते को सावधानी से छुपाकर और रू देस ब्लाउजेस ब्लांचेस लौटकर लुमियन ने अपना डिस्गाइज उतारा और मिस्ट्री प्राइंग ग्लासेस फिर पहन ली। उसने अपनी याददाश्त से मेकअप करके एजिंग इफेक्ट दिया। उसका उद्देश्य खुद को एक वृद्ध संस्करण में बदलना था। जब उसने दर्पण में देखा तो वह धीरे धीरे एक मिडिल एजेड पुरुष जैसा दिखने लगा। पूरा ब्राउन फेक बियर्ड उसके मुंह और थोड़ी पर चिपका हुआ था। इस प्रकार लुमियन ने बोनो गुडविल केमिकल फैक्ट्री के मालिक का रूप ले लिया। हालांकि मिलान केवल 40 से 50% था। बोनो गुडविल को जानने वाला कोई भी व्यक्ति उसे आदमी मान सकता था, बशर्ते वह गहराई से निरीक्षण न करे। इस रूप में लुमियन का इरादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कार्यालय में घुसने का था। अपनी मिशन पर निकलने से पहले वह भूमिगत गया और क्वेरी के एक गुफा में ट्रैम्प की पोशाक छुपा दी। अंडरग्राउंड थ्रियर से बाहर आकर लुमियन काकी कलर 4 मंजिला इमारत के पास आया, केन हाथ में ले रखा। कुछ क्षण निरीक्षण के बाद और सुनिश्चित करने पर कि हर कमरे के लोग काफी हद तक अपरिवर्तित थे, उसने अपना सिर नीचा किया, चेहरा आंशिक रूप से छुपाया और प्रवेश की ओर बढ़ा। किसे ढूंढ रहे हैं? एक आर्म्ड गार्ड ने डार्क ब्लू यूनिफॉर्म में उसकी राह रोकी। लुमियन ने सिर उठाया, अपना हाथ निकाला और एंग्जाइटी से जवाब दिया, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ढूंढ रहा हूं। एक गार्ड ने लैम्पपोस्ट के प्रकाश में आगंतुक के चेहरे की झलक पाए और अनायास कहा, मसियर गुडविल, फिर से यहाँ क्या ला रहे हो? फिर अचानक उसने अपने शब्द रोक दिए, ये समझकर कि यह जेंटलमैन जिसे हाल ही में उसके फैक्ट्री में डेविस्टेटिंग विस्फोट हुआ है, उसके पास आज रात कई मुद्दे होंगे और कई चिंताएं होंगी जिनकी सहायता आवश्यकता होगी। दोनों गार्ड्स ने और पूछताछ नहीं की और रास्ता दे दिया। लुमियन ने प्रवेश किया। ग्राउंड फ्लोर पर लॉबी लेट आवर के बावजूद एक्टिविटी से भरा था। रिपोर्टर्स, ऑफिशियल्स, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रतिनिधि, हॉस्पिटल स्टाफ और अन्य लोग व प्रेजेंट। लुमियन ने अपनी इच्छा छिपाए रखी। सिर झुकाकर, आंशिक रूप से चेहरा छिपाकर, वह सीधे सीढ़ियों की तरफ गया। वही तरीका अपनाकर वह 2 आर्म्ड गार्ड से गुजरा और दूसरी मंजिल पहुंचा। रास्ता बदलते हुए लुमियन 2 कर्मचारियों को पास से होते हुए और पहुंचकर अनहेल्थी यंग मैन्स ऑफिस के सामने रुका।
वर्मिलियन दूर पर एम्बेड एक एल्यूमिनियम वाइट नेम प्लेट चिपका था जिस पर गोल्डन इंटिसियन शब्द लिखे थे, असिस्टेंट सेक्रेटरी टिबल्ट जाक। टिबल्ट। लूमियन मुस्कुराया, उसने अपने ग्लव्स पहन लिए और हल्के से दरवाजे पर थपकी दी। ठक ठक ठक। कार्यालय में एक अर्जेंट नॉक की गूंज हुई। एक फीबल और डिसइंटरेस्टेड आवाज दरवाजे के पार से आए। आइए, कृपया। लूमियन ने दरवाजा खोला और उसके सामने एक कमजोर, पतला जवान मनुष्य खड़ा था। नीले शर्ट, काले वेस्टकोट और सोमर सूट पहने वह विशाल मेज के पास खड़ा था, उसकी आंखें दरवाजे पर टकी हुई थीं। जैसे ही टिबल्ट जाक ने आगंतुक को बोनो गुडविल समझा, एक हंसी उसकी असिस्टेंट सेक्रेटरी की निकली। चिंता मत करो, सड़न एक अपरिहार्य भाग है। यह मनुष्यों और संगठनों दोनों को प्रभावित करता है। जब सड़न आ जाती है तो तरह तरह की समस्याएं उठती हैं। टिबल्ट ने पूरा वाक्य समाप्त नहीं किया कि उसने लूमियन को आते देखा। गार्ड। उठते ही उसने फुसफुसाया, तुम क्या कर रहे हो? धम। लूमियन ने एक पंच फेंका और वह पंच ब्लेजिंग क्रिम्सन फ्लेम से घिरा था। उसका इरादा टिबल्ट को सरप्राइज अटैक देकर ऑफिस के आसपास के कर्मचारियों को अलर्ट किए बिना उसे घायल करना था। वहां से भागकर वह बालकनी के रास्ते खाकी कलर्ड बिल्डिंग को छोड़ने और गली की तरफ कूदकर अंडरग्राउंड 3 में भाग जाने का सोचा था। इस पूरे प्रयास में वह फॉलन मर्क्यूरी का उपयोग कर एक वाउंड करने की भी योजना बना चुका था ताकि वह जल्दी से निकल सके। उसने आग वाले स्पेल्स जैसे फायर रेवन आदि का उपयोग करके विरोधी को रोकने का इरादा किया था। भले ही उसे चोट लगी, उसे नज़दीकी जेल में जाकर अंडरग्राउंड 3 में छिपने की योजना थी। फायरी आर्मर उसे पैथोजन से बचा सकता था। कम संपर्क होने पर इन्फेक्शन के चांसेस कम होते, और अगर कुछ होता भी तो लक्षण हल्के होंगे और वह सुबह 6 बजे तक सहन कर सकेगा। अगर कुछ बहुत बुरा हुआ तो वह फ्रैंका से आधा कैनिस्टर हीलिंग एजेंट उधार ले सकता था। यह मानकर कि थिक फ्लेम टिबल्ट के अधिक शक्तिशाली तरीकों में से एक था, रुअर जैसे वृद्ध स्कैवेंजर के शरीर में उस रोग के लक्षण मात्र 1 या 2 घंटे में दिखे। लूमियन को विश्वास था कि उसके लिए समस्या इससे कम होगी। बेशक, शर्त यह थी कि थिक फ्लेम इतनी तीव्र विषाणुता न रखता हो कि मिनटों के भीतर लक्षण दे दे। फिर भी लूमियन के पास आग थी जो उसे शील्ड दे सकती थी। फिर भी अब एक तीव्र विनिमय के बाद लूमियन ने महसूस किया कि टिबल्ट जाक उसकी अपेक्षा से कहीं कमजोर था। यह खुलासा तुरंत लूमियन की योजना बदलने के लिए काफी था। चुपके से उसका रूप एक फायरी क्रिम्सन क्लोक में ढक गया। ज्वालाएं तरल की तरह लहराती हुईं, उसकी त्वचा, बाल, कपड़े और टोपी को घेरने लगीं। वे वहां टिमटिमाती और बहती रहीं। क्रिम्सन ज्वालाएं लूमियन के होने से निकलती रहीं और इन्फर्नो से मिलती रहीं। ऐसा लगा मानो लूमियन ने अपने आप को एक क्रिम्सन क्लोक में लपेट लिया हो। स्वर्लिंग ब्लेज के बीच उसका डिस्गाइज और नीली आंखें, जिनमें आग जल रही थी, दिखाई दी। एक क्लिक के साथ उसने डार्क केन फेंका और आग लिए हुए एक मुट्ठी टिबल्ट के तरफ बढ़ाई। केन का हैंडल गर्म रहा, फिंगरप्रिंट्स, स्वेट या हैंडप्रिंट्स के कोई निशान नहीं छोड़ने के लिए। धम धम धम। टिबल्ट 2 कदम पीछे हटा, जैसे तूफान से लड़ रहा हो। उसकी आंखें लाल होती दिखीं। उसने खांसी की और थिक फ्लेम लूमियन पर थूका। चिपचिपा पीला हरा बलगम फायरी क्लोक से टकराकर तुरंत जल गया और सिजल की आवाज हुई। धम धम धम। लूमियन की ज्वाला में बाहें झटके मारकर लगातार टिबल्ट को एक ऑफिस के कोने में दबोचती रहीं। उसकी पीठ दीवार से जुड़ी हुई थी और वापसी का कोई रास्ता नहीं था। वह सिर्फ डिफेंसिव तरीके से अपने हाथों से पर्री कर रहा था। स्प्यूटम ऑफ डिजीज का असर और आसपास की हवा की गर्मी के कारण टिबल्ट का त्वचा झुलस गई और उसने खुद को जलते हुए महसूस किया। उसका दिल संकुचित हुआ और वह मदद के लिए चिल्लाने वाला था। पर जैसे ही उसने मुंह खोला, लूमियन की फ्लेमिंग फिस्ट ने उससे टकराए। उसका इरादा साइलेंट सरप्राइज अटैक से टिबल्ट को नष्ट करना था ताकि आसपास के कर्मचारी सहायता के लिए न आ सकें, पर अब वह स्थिति बदल गई। लूमियन ने टिबल्ट पर जोरदार वार जारी रखे। टिबल्ट ने थिक फ्लेम थूककर लूमियन को रोका पर फ्लेम्स ने उसे जला दिया। इतना ही है, लूमियन ने तंज किया। कैसे तुमने इतनी बेसहारा तरह थूका? क्या तुम्हारे देवता ने नहीं सिखाया कि सभ्य व्यवहार करो? मैं तुम्हारे मुंह में 100 भिक्षुओं को थूकवा दूंगा। टिबल्ट के आंखों में क्रोध भड़क गया और वह मदद मांगना भूल गया। उसका एकमात्र उद्देश्य प्रतिशोध था। उसकी लो स्किन पर ट्रांसलूसेंट ब्लिस्टर्स उभर आए जिनमें एक रोगयुक्त पीला काला तरल था। धम धम धम। लूमियन की ज्वाला ने टिबल्ट की आस्तीन जलाकर ट्रांसलूसेंट ब्लिस्टर को फोड़ दिया, पर रपल्सिव येलोइश ब्लैक लिक्विड उसके ग्लव्स से पहले ही जल गया और उसकी त्वचा पर नहीं पहुंचा। ग्लव्स की सतह पर बचे हुए पैथोजेंस क्रिम्सन फ्लेम्स के प्रभाव से तेजी से डिसिपेट हो गए। लगातार नॉन लीथल स्ट्राइक्स के बीच ट्रांसलूसेंट ब्लिस्टर्स अपने आप फटने लगी क्योंकि वातावरण गर्म हो गया। हल्का पीला काला तरल सिजल कर वेपर बन गया और टिबल्ट के चारों ओर एक सूक्ष्म मिस्ट बन गया। पर मिस्ट या तो आग द्वारा कंज्यूम हो गया या सोरिंग टेम्परेचर्स से मेल्टेड हो गया। ये फायरी क्लोक को पार नहीं कर पाया और लूमियन के शरीर को करोड़ नहीं कर पाया। उस क्षण टिबल्ट कई बार मार खाकर संभला, प्रोवोकेशन से बाहर आया। उसने मुंह खोला और मदद के लिए चिल्लाया।
उच्च तापमान वाली गैस और डिसिपेटिंग फ्लेम्स टिबल्ट के मुंह में घुस गईं और लूमियन का हाथ उसके साथ टकराया। गर्मी ने उसके चेहरे को तान दिया और उसे चिल्लाने से रोका। अच्छा महसूस कर रहे हो क्या? मजा ले रहे हो? जब तुम बेधड़क थूकते हो, क्या कभी सोचा कि वह तुम्हारे अपने विनाश का कारण बन सकता है? किसी की जान लेना और एक मुर्गी की तरह मारना, इनमें कोई फर्क नहीं। लूमियन ने टिबल्ट की आंखों में देखा और निराशा, डर और माफी की भीख उभरते देखा। वह नहीं रुका। क्रिम्सन ज्वालाओं में लिपटी उसकी बाहें लगातार टिबल्ट पर बरसीं। उसने टिबल्ट की कमजोर कोशिशों का कोई जवाब नहीं देखा। हर प्रहार सटीक लगा। एक अचानक धीमी आवाज के साथ लूमियन रुक गया और अपने हाथ वापस खींच लिया। टिबल्ट दीवार के खिलाफ मृतसा खड़ा था, उसकी आंखें खाली। जैसे ही लूमियन ने अपना छड़ी उठाई, उसने मिस्टर के की अंगुली ली और उसे टिबल्ट के पास दीवार पर दबा दिया। इसके बाद उसने अपना हाफ टॉप हैट हटाया और उसे अपनी छाती पर रखकर टिबल्ट को प्रणाम जैसा झुकाव किया। फिर वह अपने निर्जीव मूर्ति समान शिकार को नजरअंदाज कर बालकनी पर गया। परछाइयों में छिपकर वह दीवार पर दबा और खाकी इमारत के पास कूद गया। फिर ही ऊपर रहने वालों ने कुछ अजीब महसूस किया। कई लोग बाहर आए और बाहर झांका। लूमियन की आकृति गहरी गली में पहले ही गायब हो चुकी थी। साथ ही टिबल्ट के निर्जीव शरीर से एक दब्बा सा आवाज निकली। बूम! क्षण भर में वह भीतर से फट पड़ा। क्रिम्सन ज्वालाएं मांस और आंतों पर छिटकने लगीं। फायर इन्फ्यूजन, पायरोमैनियाक की फायर इन्फ्यूजन। लूमियन के निकलने से पहले टिबल्ट लगभग मौत के कगार पर था। उसके अंग और दिमाग इंजेक्टेड फ्लेम्स से कंज्यूम हो गए थे। जो हुआ वह मुख्यतः उसकी स्पिरिट बॉडी का विनाश था। लूमियन ने अंतिम क्षण में टिबल्ट को तुरंत मार डालने के बजाय महत्वपूर्ण कारणों से उसे इस तरह नष्ट किया। पहला, मॉन्सोरस गोस्ट का उपयोग टिबल्ट के परिवार को प्रभावित कर सकता था। यदि संभव हो तो इसे टालना बेहतर था, भले ही उनकी फैमिली शायद पहले से ही ईवल डेटी के प्रभाव में आ चुकी हो। दूसरा, अम्प्लोजन का उपयोग करके एक भयानक कांड बनाया जा सकता था। फ्लैश और रक्त के टुकड़े बिखर जाते और मिस्टर के फिंगरप्रिंट्स के साथ इन्वेस्टिगेटर्स को अरोरा ऑर्डर की दिशा में संकेत मिलता। ये संकेत देता कि टिबल्ट एक ईवल गॉड का फॉलोअर था। तीसरा, फायर इन्फ्यूजन का उपयोग करके वह विस्फोट डिले कर सकता था और टिबल्ट की स्पिरिट बॉडी को नष्ट कर सकता था, जिससे ईवल गॉड्स ब्लेसेड की स्पिरिट चैनलिंग द्वारा की जाने वाली जांच की एफिकेसी कम हो जाएगी। और एक और कारण भी था। टिबल्ट को पीटना और गाली देना लूमियन के लिए अनडिनायबल सेटिस्फैक्शन ला रहा था। बहुत देर नहीं हुई कि हुगा आठवा, लाल बालों वाली महिला और गोल्ड रिम चश्मा वाला सेक्रेटरी सहित 7 या 8 लोग टिबल्ट जाग के दरवाजे पर पहुंच गए। उनके सामने जो मिला वह बिखरे हुए मांस, टुकड़े, आंतों और जले हुए निशानों से भरा हुआ था। लाल और काले के मिश्रण ने उन्हें स्तब्ध कर दिया और हर कोई मौन रह गया। ये किसने किया हो सकता है? हुगा आठवा ने कहकर आश्चर्य प्रकट किया। उसके मन में टिबल्ट के हत्या और रक्तरंजित दृश्य ने उसे एक चिलिंग वार्निंग और उसके इम्पेंडिंग डिमाइस का पूर्वावलोकन दी। आखिर कौन इतनी दूर तक जाके एक असिस्टेंट सेक्रेटरी को निशाना बनाएगा? लाल केस वाली महिला ने संक्षेप में हुगा आठवा की तरफ एक झटकी सी देखी और औरत ने एक एंड्रोजनस स्वर में कहा, मौजूद सबूतों के आधार पर ऐसा लगता है परपेट्रेटर एक पायरोमैनियाक है, या शायद उससे भी अधिक शक्तिशाली। टिबल्ट की क्षमताओं के आधार पर वह 10 सेकंड के अंदर डिस्पैच्ड हो जाना चाहिए था, पर हमलावर ने जानबूझकर एक्ट को लंबा किया। यह दर्शाता है कि मकसद इस भयानक सीन का निर्माण था। यह अरोरा ऑर्डर वाले लूनेटिक्स की तरह प्रतीत होता है। हुगा आठवा की आंखें तंग हुईं और वह कुछ सेकंड के लिए शांत रहा। अरोरा ऑर्डर मेरे खिलाफ क्यों टारगेट करेगी? मुझे नहीं पता। लाल केस वाली महिला ने हुगा आठवा की आंखों में गहराई से देखा और हल्के से सिर हिलाया। जब ऑफिशियल बियॉन्डर्स अपनी जांच कर रहे थे तो ओरिजिनल कैंपेन टीम वापस हुगा आठवा के कार्यालय में आई। लाल केस वाली कसांड्रा ने गोल्ड रिम स्पेक्टिकल्स वाले सेक्रेटरी की तरफ देखा। टिबल्ट हाल ही में किस काम में लिप्त रहा है? उसने पूछा। उसकी क्रॉनिक इलनेस के कारण उसने जानबूझकर अपना डिजीज रिडन हैंकरचीफ फेंक दिया और 2 बुजुर्ग स्कैवेंजर्स की जान ले ली जो बच्चे नहीं रखते थे। गोल्ड रिम ग्लासेस वाला सेक्रेटरी सच्चाई से बोला, मैंने इस मामले को छुपाकर रखा है। लाल केस वाली कसांड्रा ने अपने आप से कहा। उसकी आवाज़ लगभग सुनाई नहीं दे रही थी। 2 बिन बच्चे बुजुर्ग स्कैवेंजर्स, ऐसा लगता है कि टिबल्ट की मौत निश्चित रूप से मसियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निशाना बनाती है। सभी की आंखें हुगा आठवा की ओर मुड़ी। जो डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था, उसका प्रोमिनेंट नोज और ग्रेइंग टेम्पल्स उसे रिफाइनमेंट देते थे। उसने जल्दी से अपनी कंपोजर वापस पाए और मुस्कुराते हुए कहा, फिक्र की कोई बात नहीं। अगर हमलावर के पास मेरे 2 लेयर की रक्षा को तोड़ने और सीधे मुझसे सामना करने की क्षमता होती तो टिबल्ट को मारने जैसा काम करने की कोई वजह नहीं थी। यह अधिक एक ब्लैकमेल जैसा लगता है, एक सतही खतरा। चारों कैंपेन के सदस्य एक साथ सिर हिलाए, ये कंक्लूजन लेकर कि मसियर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का डिडक्शन सही था। हुगा आठवा ने लाल केस वाली कसांड्रा की तरफ देखा। कसांड्रा, मुझे मिस्टिसिज्म का ज्ञान सीमित है।
मैंने केवल सुना है कि बियॉन्डर्स मृत आत्मा से स्पिरिट चैनलिंग के जरिए सच्चाई निकाल सकते हैं। क्या टिबल्ट की आत्मा हमें धोखा देगी? कसांड्रा अपनी लाल बालें बहाते हुए धीरे से सिर हिलाई। सामान्य परिस्थितियों में हमें क्लेंजिंग का जोखिम उठाना पड़ता, पर हालिया हमले में असैसिन ने स्पष्ट रूप से टिबल्ट की आत्मा नष्ट करने में काफ़ी समय लिया, जिससे अपनी पहचान छिपाना संभव हुआ। ये हमारे लिए मददगार साबित हुआ। हुगो आटवा ने हल्का सिर हिलाया और 2 एंग्शियस सेक्रेटरीज की ओर देखा। मुस्कुराते हुए उसने उन्हें आश्वस्त किया, ने मार्गरेट, चिंतित मत हो। समय हमारे पक्ष में है और भविष्य हमारी पकड़ में है। एक छोटा सेटबैक हमारे अल्टीमेट परिणाम को विघ्नित नहीं करेगा। तुम्हें हमेशा विश्वास रखना चाहिए कि हमारे कार्य न्याय का प्रतिनिधित्व करते हैं। ने गोल्ड रिड चश्मा पहने और रिफाइंड मार्गरेट ने कंफ्यूजन महसूस की। वे अपने आप को न्याय से जोड़कर सोच भी नहीं सकते थे। केवल वे नहीं, बल्कि यहाँ तक कि लाल केस वाली कसांड्रा और मध्य आयु के मांसल बोडुवा ने भी हुगा आटवा की तरफ देखा और उन्हें लगा कि शायद उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। सावधानीपूर्वक हुगा आटवा ने दरवाजे की ओर देखा, ये साइलेंटली जांचना कि कहीं कोई ईव्सड्रॉपिंग तो नहीं कर रहा। लाल केस वाली कसांड्रा ने एक संकेत में हाँ कहा और उसने इम्प्रॉम्प्टू स्पीच शुरू किया। लेडीज एंड जेंटलमैन, भले ही मैं किसी बून को कन्वर्ट कर पाने की शक्ति नहीं रखता और न ही प्रार्थना कर सकता हूं किसी बाइंडिंग कंट्रैक्ट की वजह से, पर मैंने हमारे संसार का एक प्रोफाउंड समझ हासिल कर लिया है। तुम में से बेहतर कौन जानता है कि ऊपर आकाश का विशाल ब्रह्मांड वास्तव में एक स्प्रॉलिंग यूनिवर्स है। अनगिनत ग्रह इसमें मौजूद हैं, प्रत्येक अपनी सभ्यता के साथ। जिस संसार में हम रहते हैं वह इनमें से सिर्फ एक है और एक धूल के कण जितना इनसिग्निफिकेंस है। 7 देवताओं ने हमें इस क्षेत्र में कैद कर रखा है और हमें उन सभ्यताओं से संपर्क करने से रोका हुआ है। वे चाहते हैं कि हम अंधे और बहरे रहें और पीढ़ियों तक हमारी दास्ता बनाए रखें। वे इन महान प्राणियों को ईवल गॉड्स कहते हैं। वे झूठ बुनते हैं और चेतावनी देते हैं कि इन ईवल गॉड्स में विश्वास खतरनाक है। उनका लक्ष्य हमें इन बड़े सभ्यताओं से संपर्क करने से रोकना है, हमें आज़ाद नहीं रहने देना। अगर एक ईवल गॉड में विश्वास वाकई जोखिम भरा होता तो कितनी ही सभ्यताएं ब्रह्मांड में हो, वे अभी भी मौजूद क्यों हैं? वे डरते हैं। अगर ये महाशक्ति हमारे संसार पर आए तो केवल वे संत, देवदूत और फनाटिक जिन्हें वे अपना अनुयायी बनाते हैं प्रभावित होंगे। आम लोगों के लिए यह बस विश्वास का परिवर्तन होगा, कोई बड़ा खतरा नहीं। एक ईवल गॉड में विश्वास को फेथ कहा जाता है, पर अन्य महान प्राणियों में विश्वास नहीं। हम अब इन 7 देवताओं के बंधन में नहीं रह सकते। हमें मानवता के भविष्य और सभ्यता के मार्ग में आगे बढ़ना चाहिए। केवल इसलिए कि बूंस प्राप्त किए जा सकते हैं, ये महान प्राणी 7 देवताओं से अधिक शक्तिशाली हैं। वे सुरक्षा देंगे और खुशी से अपनी शक्ति प्रदान करेंगे। उनकी दैवीय उदारता अनंत सागर जैसी है। आने वाले दिनों में जब हम ब्रह्मांड में यात्रा करेंगे और अपने किए गए कदमों पर विचार करेंगे, तुम समझोगे कि हमारा कारण न्यायपूर्ण था। इस प्रक्रिया में मृत्यु एक अनिवार्यता है, पर जो मरते हैं वे योग्य होते हैं। वे या तो बुरे, कमजोर, दुर्भाग्यशाली या नियति से मिलने वाले होते हैं। दोष अधिकतर हमारा नहीं होता। इसके अलावा वे केवल एक अल्पसंख्यक हैं। हम बहुमत को एक उच्च सभ्यता की शरण लेने से रोक नहीं सकते। वे एक बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। किसी भी कारण में बलिदान अनिवार्य है। जब तक हम ये दृढ़ता से मानते हैं कि हमारे कार्य न्याय का पालन करते हैं और हम अडिग रहते हैं, भविष्य निश्चित रूप से हमारा होगा। 1 दशक में मानवता ब्रह्मांडीय सभ्यता में शामिल होने का टिकट हासिल कर लेगी। हम अब बार्बेरियंस नहीं रहेंगे, छिपकर अब्सक्योर में नहीं होंगे। लाल केस वाली कसांड्रा, सेक्रेटरी ने और बाकी सब चौंक गए। कौन वास्तव में उस ईवल गॉड का सच्चा विश्वास रखता था? हर किसी के अपने कारण थे किसी भी ईवल गॉड का अनुसरण करने के, और अंदर ही अंदर वे जानते थे कि शायद उनका रास्ता गलत है। पर वे दे चुके निर्णय के कारण आगे बढ़ते रहे। इसलिए उन्होंने फेथ को एक बहाना बना लिया था या पूरी तरह सरेंडर कर लिया था, किसी भी तरह की प्रेरणा की तलाश में। और फिर हुगा आटवा, जो स्पष्ट रूप से एक बिलीवर नहीं था और न ही उसने किसी बून के लिए फेवर्स लिए थे, उसने ऐसी असाधारण और आकर्षक बातें अपने दिल से बोल दी। चारों कैंपेन सदस्य आश्चर्यचकित रहे और हुगा आटवा की बातों के पीछे की सच्चाई को समझने लगे, जिससे वे अपने अतीत के कार्यों का अर्थ फिर से विचारने लगे। कुछ क्षणों के बाद लाल केस वाली कसांड्रा ने धीरे से सांस छोड़ी। उसने हुगा आटवा की ओर देखा और ईमानदारी से उसकी प्रशंसा की। एक उत्तम भाषण, मसियो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भविष्य में जब तुम अपनी आस्था चुनोगे, मैं तुम्हें एक सुझा सकती हूँ। ओह, हुगा आटवा ने नेजल स्वर में पूछा। कसांड्रा मुस्कुराए और विस्तार से बताए। उसके द्वारा दी जाने वाली बून में से एक ऑरेटर कहा जाता है। हुगा आटवा ने सिर हिलाया और चारों कैंपेन सदस्यों की ओर रिलैक्स्ड स्माइल दिखाए। टिबल्ट की मृत्यु से नाराज मत होना, हम अपनी मूल योजना पर अडिग रहेंगे। कसांड्रा, ने, मार्गरेट और बोडुवा ने एक साथ उत्तर दिया, हाँ मसियो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अंडरग्राउंड 3 की गहराइयों में
लूमियन ने एक रास्ता लिया और क्वेरी केव लौट आया। जल्दी से उसने अपने कपड़े और जूते उतारे, विग और फेक बियर्ड हटाए जो उसकी सच्ची पहचान को छुपा रहे थे। वह फिर से रैगड ट्रैम्प अटायर पहनकर डार्क ब्लू कैप लगा लिया और सेमी ट्रांसलूसेंट क्रिम्सन फायर रेवंस उसके चारों ओर मटेरियलाइज हुए। फायर रेवंस केन, शर्ट, बोटाई, विग और अन्य वस्तुओं पर आकर नर्म विस्फोट के साथ आग फोड़ाकर चली गईं। लूमियन अपनी पीठ घुमाकर अंडरग्राउंड क्लियर के एग्जिट की ओर बढ़ा। उसके पीछे क्रिम्सन ज्वालाएं उछलती रहीं। उसने अपने पिछले हमले से जुड़ी हर चीज को जला दिया और अंधेरी गुफा में रोशनी फैला दी। लगभग आधी रात के आसपास अटर्नल ब्लेजिंग सन इंक्विजिशन की गहराइयों में एग्लीस सेंट रॉबर्ट के नीचे ऑनगुलेम द फ्रांसवा इन्वेस्टिगेशन रिकॉर्ड्स पढ़ते हुए उसने अपने ऑफिस के दरवाजे पर नॉक सुनी। उसकी ब्राउन कोट 2 पंक्तियों वाले गोल्डन बटन्स के साथ कोट रैप पर नीटली लटकी थी। उसने सन सेक्रेड ऑर्डर का एम्ब्लम वाला लाइट गोल्डन शर्ट और डार्क ब्राउन पैंट्स पहना था। कृपया अंदर आओ, ऑनगुलेम ने शांत स्वर में कहा। वैलेंटाइन पाउडर्ड हेयर और सटल मेकअप वाले चेहरा के साथ कमरे में आया। वह कॉडू के विचारों में व्यस्त था। त्रिय क्षेत्र में सर्वाइवर्स दिखाई देने की खबर सुनकर उसने एक एप्लीकेशन दी और इस पोस्ट पर ट्रांसफर कर लिया। उसकी पत्नी और बच्चा लंबे समय से त्रिय की हलचल के लिए तैयार थे, इसलिए वे खुशी खुशी उसके साथ चले आए। वह नाइट ड्यूटी पर था कुछ टीममेट्स के साथ और टिबल्ट जाक की हत्या को देखकर वह आया। वैलेंटाइन स्लिम ब्लू ट्वीड कोट और गोल्डन ब्रोच के साथ बैठा और सीधे ऑनगुलेम से बोला, डीकन, हमने हुगा आटवा की जांच क्यों नहीं की? ज्यादातर अरोरा ऑर्डर वाले पागल तो हो सकते हैं, पर उन्हें हेरेटिक्स पहचानने की एक अजीब क्षमता है। हर व्यक्ति वे निशाना नहीं बनाते जिन्हें वे टारगेट करते हैं, पर कम से कम 70% होते हैं। हम टिबल्ट जाक की मृत्यु और डिके पावर का विश्लेषण करके ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वह एक हेरेटिक था और उसने हुगा आटवा के असिस्टेंट सेक्रेटरी का काम किया। हम किसी हाईली सस्पिशियस व्यक्ति को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में नहीं रहने दे सकते। उसकी जांच करना मार्केट डिस्ट्रिक्ट के लोगों की जिम्मेदारी है और हुगा आटवा के लिए भी। अगर हमें कोई दुष्प्रेरणा नहीं मिली तो हम उसकी मदद कर सकते हैं और उसके आसपास के किसी भी हेरेटिक्स को पर्च कर सकते हैं। ऑनगुलेम ने उम्मीद नहीं की थी कि उसका नया टीम लीडर उससे ज्यादा डिवोट और जेलस होगा। वह अपना हाथ उठाकर भौहें सिकोड़कर बोला। एक कड़वी मुस्कान के साथ उसने उत्तर दिया, शायद तुम अनजान हो, पर हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने 2 चर्चेस के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और उसे नोटराइज्ड करवाया गया है। उस कॉन्ट्रैक्ट में वे अपनी आस्था का प्रदर्शन करते हैं, अपनी क्षमताओं और एसोसिएटेड सोर्सेज का खुलासा करते हैं। 2 चर्चेस वादा करते हैं कि वे किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या उनके की स्टाफ को सब्सटैंशियल और कंपेलिंग सबूत के बिना व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं करेंगे। वे उनसे बियॉन्डर्स की तरह व्यवहार नहीं करेंगे। ये नेशनल कन्वेंशन के अथॉरिटी की सुरक्षा के लिए है। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हुगा आटवा ईमानदारी से एटर्नल ब्लेजिंग सन में विश्वास रखता है और वह एक बियॉन्डर नहीं है। इसीलिए तुम उसे और उसके को स्टाफ से सवाल कर सकते हो, पर बस इतना ही। वैलेंटाइन अपनी निराशा छिपा नहीं पाया। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट क्यों है? वह बोला, ये पिछले coup d'etat का एक उपोत्पाद है, इतिहास के साथ है एक बदली हुई चीज, ऑनगुलेम ने सरलता से समझाया। वैलेंटाइन ने एक आह भरी, खड़ा हुआ और हाथ उठाकर कहा, प्रेज द सन, प्रेज द सन। ऑनगुलेम ने खड़ा होकर वही क्रिया दोहराए, अपने सबॉर्डिनेट को बाहर जाते हुए देखा। कार्टियर द नोएल, होली पैलेस हॉस्पिटल। जेना एक छोटी स्टूल पर बैठी थी, अपनी माँ एलिडी के हल्के से सोए हुए रूप के पास झुकी हुई। फ्रैंका और उसके भाई जूलियन को विदाई देने के बाद जेना अकेली रह गई थी। थिएटर द लैंसियन केज पिजन्स अभी अपने अभिनय प्रशिक्षण फिर से शुरू नहीं कर रहा था, क्योंकि पुलिस मुख्यालय पर उसे ऑक्शन करने की योजना थी, साथ ही ओबेज डू कॉकडॉ भी। पर गुडविल केमिकल फैक्ट्री के विस्फोट ने उन कार्यों में देरी कर दी थी। अचानक एलिडी ने हरेकेट की। जेना चौंक उठी, उसकी आंखें उसकी मां पर टिकीं, जो धीरे धीरे अपनी आंखें खोल रही थी। एलिडी की दृष्टि उसकी बेटी के चेहरे से मिल रही थी और उसने एक मुस्कान दी। मैंने सोचा मैं तुम्हारे पिता को देख रही हूं। जेना के उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना एलिडी ने पूछा, उनकी आवाज कमजोर, मेरी चोटें कैसी हैं? जेना अपनी मां का बेहोश से जागना देखकर प्रसन्न, सचेत रूप से मुस्कुराए और बोली, वे गंभीर नहीं हैं। देखो, कोई सर्जरी की जरूरत नहीं। एलिडी ने सुकून की सांस ली और धीरे धीरे सिर हिलाया। अभी भी कोमा से उबरते हुए उसका शरीर और मन पूरी तरह से तंदुरुस्त नहीं था। थोड़े से संवाद के बाद वह फिर से सो गई। जेना ने अपनी मां का हाथ पकड़ा और झुर्रियों भरे ग्रे बाल वाले चेहरे पर संतोष देखा जो खिड़की से आती हल्की रोशनी में चमक रहा था। कुछ देर निगरानी करने के बाद उसने ऊपर देखा और पहली सुबह की किरणों को देखा जो आकाश पर धीरे धीरे रोशनी फैला रही थीं। जैसे ही भोर की पहली किरण ने कमरे को रोशन किया, लूमियन धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर एग्लीस सेंट रॉबर्ट की घंटियों की धीमी सी आवाज से जागा। पिछली रात वह ओबेज डू कॉकडॉ में रुका था। उसने अपना दाहिना हाथ सिर पर पहुंचाया। उसका गंजा सिर फिर से घना और स्वस्थ बालों से भर गया था।
बिस्तर की आरामदायकता छोड़कर लूमियन पूरे लंबे शीशे के पास गया और एक ऐसा प्रतिबिंब देखा जो परिचित भी था और अपरिचित भी। कौडू में उसके बाल कभी सुनहरे रंग में रंगे नहीं थे, पर सुबह की रोशनी में वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। उसे लंबे समय में ऐसा अच्छा महसूस हुआ। कम से कम हर काम में असफल तो नहीं हो रहा था। मारना और बदला लेना उसके लिए कोई समस्या नहीं था। नाश्ते के बाद एक स्ट्रीट वेंडर पर लूमियन ने कार्टियर द l'Observatoire या कार्टियर द ल कैथेड्रले कमेमोरेटिव में किसी बार्बर शॉप को ढूंढकर अपने बालों का रंग फिर से सुनहरा करवाने की योजना बनाई। पर निकलने से पहले जल्दी जल्दी कदमों की आवाज़ें उसके कमरे की ओर आईं। उसने संभाला कि कोई दरवाज़ा तोड़कर नहीं आएगा, पर उसके स्थान पर दरवाजे पर खटखट हुई। दरवाजे पर फ्रैंका थी, जो शायद ही इतनी जल्दी उठती थीं। लूमियन के शुद्ध काले बाल देखकर वह अपनी आश्चर्य छिपा नहीं सकी। तुमने फिर रंग बदल लिया, उसने चौंक कर कहा। किसी हद तक, लूमियन ने जवाब दिया और फ्रैंका को रूम 207 में प्रवेश करते और दरवाज़ा पीछे से बंद करते हुए देखा। बिना किसी फेरबदल के फ्रैंका ने सीधे बात करी, क्या तुमने हुगा आर्टवा के असिस्टेंट सेक्रेटरी को मारा? और क्या तुमने कल रात पायरोमैनियाक तक जल्दी बढ़ने के लिए दौड़ लगाए? लूमियन उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराया। हाँ। फ्रैंका थोड़ी देर के लिए शब्दहीन रह गई, फिर कुछ सेकंड बाद उसने सिकोड़कर कहा, तुम कमीने, तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम संयम रखोगे और सहोगे, पर अगले ही पल तुम बिना हिचक के आगे बढ़ गए। तुम अपनी नफरत को एक रात भी दबा नहीं पाते क्या? अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो मुझे सच में शक है कि तुम इस साल नहीं, इस महीने भी जीवित रह पाओगे। लूमियन ने सरलता से समझाया, दरअसल मेरी मंशा कल रात टिबल्ट को मारने की नहीं थी। मैं केवल उसे निगरानी में रखना चाहता था, जानकारी इकट्ठा करना और तुम्हारे साथ मिलकर उसे निपटाने की सही योजना बनाना चाहता था। पर एक अवसर आया और वह चूकने लायक नहीं था। मैं खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, मैंने हर पहलू में तैयारी की थी, जिसमें डिविनेशन और ट्रैकिंग के खिलाफ उपाय भी शामिल थे। फ्रैंका राहत की सांस लेकर बोली, वह टिबल्ट आदमी कमजोर लगा। क्या उसे संभालना आसान था? वह मुख्यतः संपर्क से बीमारियां फैलाता था और पायरोमैनियाक्स की क्षमता ने उस क्षमता का मुकाबला कर दिया। अगर मेरी एंटी डिविनेशन और एंटी स्पिरिट चैनलिंग की तैयारियां नहीं होती तो मैं उसे 10 सेकंड में निपटा देता, लूमियन ने याद किया। फ्रैंका ने आह भरी और कबूल किया, तुम भाग्यशाली रहे। क्या तुमने ये सोचा कि तुम्हारा लक्ष्य कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? मेरी पहली जजमेंट ये थी कि वह ज्यादा शक्तिशाली नहीं होगा। अगर उसने एक निश्चित सीमा पार कर ली तो मैं अपनी डर्क इस्तेमाल करने के लिए तैयार था, लूमियन ने जवाब दिया और पूछा, तुम इतनी जल्दी क्यों उठी? गार्डनर ने मुझे जगाया। फ्रैंका ने दांत छिलकाकर जवाब दिया। उसने मुझसे सैववा मॉब के नेताओं को इकट्ठा करने और हुगा आर्टवा के असिस्टेंट सेक्रेटरी की हत्या के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को खोजने को कहा। जब मुझे विवरण मिला तो मुझे पता चल गया कि वही तुम ही हो। मैंने तुम्हें कल रात पायरोमैनियाक पोशन पीने से पहले सही हालत में रहने के लिए कहा था, पर तुमने फिर भी उसे पी लिया। लूमियन ने दिल से कहा, मुझे लगा कि मैं पायरोमैनियाक तक बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार था, तो मैंने तुरंत पोशन बना लिया। क्या बॉस मुझ पर शक करेगा? फिलहाल नहीं, फ्रैंका ने सिर हिलाया। तुम्हारे अलावा किसी ने भी उम्मीद नहीं की थी कि तुमने कल रात पोशन पी लेगा। इसके अलावा तुमने चालाकी से अरोरा और डर को फंसाया। गार्डनर को तुम्हारे ऊपर कोई मोटिव नहीं दिख रहा। फ्रैंका ने लूमियन के सिर की ओर देखा और सुझाव दिया, आओ यहाँ, मैं तुम्हारे मूल बालों का रंग वापस कर दूंगी। ऐसे समय में कोई बदलाव न करना ही बेहतर है ताकि शक न उठे। ठीक है, लूमियन ने सहमति जताई, खुशी से कि पैसे बचेंगे। सुबह में वार्ड रात की गंभीरता की तुलना में ज्यादा गतिविधि से गुंजायमान था। चारों ओर चोटिलों को लेकर जा रहे लोगों के चीखने की आवाजें, रिश्तेदार जो अपनों को घर भेज रहे थे, और कुछ मरीजों का जिद करना कि वे अस्पताल के बंधन से बाहर निकल जाएं, ऐसी छवियां गूंज रही थीं। जेना और एलेडी, जो होश में आ चुकी थीं, ये दृश्य चुपचाप देख रही थीं। वे अनफोल्डिंग दर्दनाक हकीकत को समझ रही थीं। हर कोई भारी चिकित्सा खर्च नहीं सह सकता था और न ही हर कोई अपने परिवार को दुख में डालना चाहता था। कभी कभी मरीज हार मान लेते हैं जबकि परिवार लड़ता रहता है। कभी कभी परिवार हार मान लेता है और मरीज के पास कोई विकल्प नहीं बचता। कभी कभी दोनों चुपचाप वार्ड छोड़ देते हैं, बिना बोले आंसू बहाते हैं या चिल्लाते हैं। कुछ समय बाद जब वार्ड में फिर से सन्नाटा सा उतर आया, एलईडी, जिसने बैठना संभाल लिया था, धीरे से पूछा, मुझे कितना समय यहाँ इलाज के लिए रहना पड़ेगा? जेना ने कुछ सोचकर अपनी माँ को सच्चाई बताने का निर्णय लिया। ये छिपाने की कोई असंभव बात नहीं थी। डॉक्टर की जांच, उपचार और आगे की परीक्षाएं कुछ न कुछ जानकारी अवश्य बताएंगी। साथ ही एलईडी अपनी शारीरिक हालत और कुछ दिनों बाद भी डिस्चार्ज न होने से खुद ही सब समझ जाएगी। अपने विचार व्यवस्थित करके जेना ने बताया, डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें महीनों यहाँ रहना पड़ सकता है, संभवतः आधा साल तक। तुम्हारी बाहरी चोटें गंभीर नहीं हैं, पर तुम्हारे शरीर को काफी नुकसान हुआ है। अगर तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई तो हालत बिगड़ सकती है।
एलईडी जवाब देने ही वाली थी कि जेना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हारे इलाज के लिए पैसे का इंतजाम कर लिया है। मैंने फ्रैंका से उधार लिया। उसके पास संसाधन की कमी नहीं है। उसने जूलियन और मुझे वादा किया कि हम 2-3 साल में किस्तों में चुका देंगे। तब तक डैड की एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन भी मिल चुकी होगी। तुम्हारे लिए भी आशा हो सकती है। एलईडी एक पल के लिए विचलित सी हो गई। कुछ सेकंड बाद उसने थकी हुई आवाज में कहा, क्यों इतना समय लगेगा? इतनी बड़ी विस्फोट और रासायनिक गैसों के बीच तुम बचना भी एक चमत्कार है, जेना ने कहा और पूछा, वो समय क्या हुआ? बिल्कुल। एलईडी ने थोड़ा विचार किया और थकी सी आवाज में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता। विस्फोट अचानक हुआ और मैं बेहोश हो गई। मुझे लगता है कि यह धातु टैंक के पास से निकला था। फैक्ट्री की कई सुविधाएं पुरानी और दोषपूर्ण हैं। उन्हें मरम्मत की जरूरत है, पर मालिक प्रतिस्थापन पर निवेश करने से इनकार करता है। काफी देर बाद जेना ने देखा कि उसकी मां की ऊर्जा कम हो रही है। उसने एलईडी से आराम करने को कहा और गलियारे के अंत में वॉशरूम की ओर चली गई। जैसे ही एलईडी ने जेना को वार्ड से जाते देखा, उसने सारी ताकत जुटाकर इव निकाल दी। दीवार का सहारा लेकर 2 कदम चलकर वार्ड के दूसरी ओर स्थित उस पलटू की ओर बढ़ी जहां डॉक्टर और नजहर घायल का बारीकी से निरीक्षण कर रहे थे। एलईडी ने डॉक्टर को ढूंढा, अपना वार्ड और बेड नंबर बताया और पूछा, मेरा इलाज कितना समय लगेगा? डॉक्टर ने अपने रिकॉर्ड्स देखे और कहा, हमारे पास अभी सभी नतीजे नहीं हैं, पर अनुमान है कि यह लगभग 5 से 7 महीने लगेगा। प्रति माह इलाज का खर्च कितना होगा? एलईडी ने पूछा। डॉक्टर ने कुछ सोचकर कहा, पूरा आकलन आने दें। अगर सब ठीक रहा तो ये लगभग 200 वर्ल्ड डॉलर प्रति सप्ताह होगा। जैसे जैसे इलाज आगे बढ़ेगा खर्च कम होगा, पर अगर हालत अनुकूल नहीं रही तो ये 300 से 400 वर्ल्ड डॉलर प्रति सप्ताह तक हो सकता है। साथ ही अस्पताल छोड़ने के बाद भी तुम्हें आराम और जोर न करने को प्राथमिकता देनी होगी। एलईडी का मन रहस्यों में पड़ गया। नर्स ने मदद की, उसे वापस वार्ड पर ले जाकर सुई लगाया। दोपहर के ठीक पहले जूलियन तेजी से वार्ड में आया। उसकी मां के लिए चिंता उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर उससे बात करने के बाद जेना ने कहा, मैं अस्पताल कैफेटेरिया से खाना लेकर आती हूँ। वह उठकर नीचे की सीढ़ियां उतरते हुए तेजी से चली गई। लूमियन के मार्गदर्शन से जेना समझ चुकी थी कि उसके पास बियॉन्डर के रूप में असाधारण क्षमताएं हैं। वह अब सामान्य नहीं थी। जिम्मेदारी लेते हुए और जोखिम उठाने की इच्छाशक्ति से उसके पास पैसे कमाने के कई रास्ते थे। नतीजतन एलईडी के इलाज के खर्च और भारी कर्ज ने उसे दबोचा नहीं। उसकी मां के बच जाने से जश्न मनाने की वजह थी, सूर्य की स्तुति करने की वजह। वार्ड में एलईडी ने जूलियन की ओर देखा जो उसके बगल में बैठा था और प्यार भरे भाव से पूछा, तुम करीब 23 नहीं हो गए? हाँ, जूलियन मुस्कुराकर बोले, मैं परिवार का कई समय से सहारा रहा हूँ, पर तुम्हारी नज़र में मैं अभी भी नन्हा ही हूँ। एलईडी ने एक हल्की मुस्कान दी और बोली, क्योंकि मेरे लिए वयस्कता की कसौटी दूसरों से अलग है। मैंने हमेशा माना है कि कोई तभी वयस्क होता है जब उसके पास एक ऐसी कला हो जिससे वह लगातार पैसे कमाता हो। तुम अभी 1 साल दूर हो और सीलिया को 1.5 साल और लगेंगे। तुमने इन पिछले सालों में बहुत कुछ झेला है। तुमने झेला, जूलियन ने आह लेकर कहा। मैं मदद करने से पहले तुमने 1 साल तक 3 नौकरियां की, सुबह 6 बजे से रात 12 बजे तक। भावनाएं उभर आई और उसने बड़ों स्वर में कह दिया, हम तुम्हें जरूर ठीक कर देंगे। एलईडी खुशी से हंस पड़ी। उसके हाथों ने उसके फ्लैक्सन बालों को हल्के से सहलाया। दुर्भाग्य से मेरी विक तो चली गई, और तुम्हारी बहन, उसने पहले हमें धोखा दिया, कहा कि थिएटर के लिए उसे भूरे पीले रंग के बाल करने पड़े। असल में वह पहचान छिपाने के लिए डांस हॉल में गाने गई थी। मुझे समझ नहीं आता उसके साथ क्या करूं। मैं सच में नहीं चाहती कि तुम और तुम्हारा भाई और कर्ज उठाओ। ये सालों बर्बाद कर देगा। तब तुम युवा नहीं रहोगे। जूलियन ने तुरंत मां को सांत्वना दी और कहा कि वह अपनी नौकरी में अच्छा है और अगले साल उसे वेतन वृद्धि मिल जाएगी। थोड़ी देर बाद एलईडी ने अपना सीना पकड़ा और विनती की, मैं ठीक नहीं लग रही हूँ। कृपया किसी डॉक्टर को बुलाओ। ठीक है। जूलियन उठकर भाग गया। एलईडी ने तुरंत सुई हटाई और वार्ड की खिड़की की तरफ लड़खड़ाते हुए बड़ी पास के बेड का सहारा लेकर खड़ी हुई। इसी बीच होली पैलेस हॉस्पिटल के पहले फ्लोर पर जेना कैफेटेरिया से निकलकर दोपहर के खाने का लकड़ी का लंच बॉक्स लेकर सीढ़ियां चढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र से एक आकृति नीचे गिरती हुई दिखाई दी और जोरदार ठहाका हुआ। जेना का दिल उतर गया। अचानक एक भय ने उसे घेर लिया। वह भागकर वहां पहुंची जहां से गिरने की आवाज आई थी, भीड़ के बीच से रास्ता बनाकर। कुछ ही पलों में उसने एक गहरा लाल द्रव रिसता और एक परिचित सा चेहरा जिनमें महीन झुर्रियां थीं उसे देखा। लंच बॉक्स उसके हाथ से गिर गया और जमीन पर टूट पड़ा। उसकी आंखों में एक खालीपन सा था और वे लाल रंग की परावर्तित कर रही थीं। मृत शरीर उसकी मां एलईडी का था। जिसने इमारत से छलांग लगाई वह उसकी मां एलईडी थी। साल द बाल ब्राइस की दूसरी मंजिल के कैफे में लूमियन ने अपना लंच खत्म किया और फिर से फ्रैंका को देखा।
वह सफ़ेद शर्ट, हल्के रंग की ब्रिचेस और चमकीले लाल जूतों में सजी थी। इस बार उसका चेहरा गंभीर था, जिससे लुई, सरकोटा और अन्य गैंगस्टरों के मन में बेचैनी घर कर गई। वे समझ रहे थे कि वह किसी मुसीबत के साथ नहीं आई होगी। लुमियन उठ खड़ा हुआ और उस पर जिज्ञासापूर्ण निगाह डाली। फ्रैंकर ने धीरे सांस छोड़ी और गंभीर स्वर में बोली, जेना की माँ की मौत हो गई। लुमियन हक्का बक्का रह गया, मानो उसने फ्लैमिंग का लटकता हुआ शरीर देखा हो या रुआ को हड्डियों तक सड़ते हुए देखा हो। उसकी आंखें तंग हो गईं और उसके हाथ मुट्ठी बन गए। कुछ समय बाद उसने पूछा, क्या यह उसकी बिगड़ी हालत की वजह से हुआ? नहीं, फ्रैंकर ने सिर हिलाया। यह आत्महत्या थी। लुमियन की उलझन भरी मुस्कान ने उसे शब्दहीन कर दिया। फ्रैंकर ने थपथपाते हुए विस्तार से बताया, कल रात जब मैं जेना को तलाशने गई थी, मुझे डर था कि वह बहादुरी का दिखावा कर लेगी और अपनी मुश्किलें छिपा लेगी या हमारी मदद लेने की कोशिश करेगी। इसलिए मैंने उसके माँ का ध्यान रखने वाले डॉक्टर और नर्सों से मिलकर उन्हें कॉफ़ी और डेजर्ट खिलाई। उन्हें कहा कि जेना की माँ पर कड़ी नज़र रखें। मैंने कहा कि किसी तरह की जटिलता हो तो मुझे तुरंत सूचित करें और मैंने ज़रूरी खर्च उठा लेंगी। उन्होंने बताया कि जब उसने इलाज के महीनों और संभावित लागत का पता चला, जेना की मां ने जेना के कैफेटेरिया जाने और जूलियन के किसी डॉक्टर को ढूंढने के बीच मौके का फायदा उठाकर 6वीं मंजिल से छलांग लगा दी। उसकी हालत पहले से ही नाजुक थी और वह जमीन पर पहुंचते ही मर गई। लुमियन विचारों में डूब गया। अचानक उसने बाईं छाती पर हाथ रखा और ताना भरे स्वर में कहा, क्या ये भाग्य है? फ्रैंकर के पास जवाब नहीं था। 1 बजे लुमियन और फ्रैंकर होली पैलेस हॉस्पिटल पहुंचे। जिस नर्स से फ्रैंकर ने जान पहचान बनाई थी, उसने दोनों को एनेक्स की जमीन मंजिल पर स्थित फेयरवेल सैंक्चुरी तक पहुंचाया। ये वह स्थान था जहां निधन हो चुके लोगों की प्योरिफिकेशन के इंतजार किया जाता था। जूलियन दरवाजे के पास बैठा था, उसके हाथों पर सिर रखकर, आकाश नीले रंग की दीवार की तरफ ताकते हुए, पीड़ा से भरा हुआ। फ्रैंकर नजदीक जाकर धीरे से पूछा, आंटी और जेना अंदर हैं? जूलियन ने धीमे से सिर हिलाया और पिए हुए शब्दों में कहा, मैंने उसे वार्ड में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ा होना चाहिए था। फ्रैंकर को उसे सांत्वना देने का कोई तरीका नहीं मिला। वह बस आह भरकर फेयरवेल सैंक्चुरी में जूलियन के साथ चली गई। एलईडी का शव सफ़ेद चादर से ढका एक बिस्तर पर पड़ा था। उसका शरीर साफ कर दिया गया था, चेहरा फीका और आंखें बंद थीं। जेना एक स्टूल पर बैठी थी, उसकी नज़र खाली और आवाज़ गायब थी, मानो उसकी आत्मा कहीं और चली गई हो। फ्रैंकर ने दर्द और चिंता के साथ जेना को पुकारा, पर जेना ने उसे अनदेखा कर दिया, जैसे उसने खुद को किसी और दुनिया में बंद कर लिया हो। लुमियन नज़दीक की कुर्सी खींचकर जेना के पास बैठ गया और एलईडी के निर्जीव शरीर को देखा। कुछ सेकंड के बाद उसने गहरा स्वर में कहा, मैं समझता हूँ तुम्हारी पीड़ा को। कुछ दिनों पहले मैंने भी उस परिवार के सदस्य को खो दिया जो मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता था। जेना चुप रही, मानो उसने पत्थर बनकर बैठना स्वीकार कर लिया हो। लुमियन ने उसकी ही दिशा में देखते हुए कहा, पर तुम्हें ये जानना चाहिए कि किसकी वजह से ये त्रासदी हुई। क्या ये तुम्हारी गलती थी? क्या ये तुम्हारी माँ की गलती थी? क्या ये तुम्हारे भाई की गलती थी? नहीं, तुमने कुछ गलत नहीं किया। हादसों और कर्ज के सामने तुमने धैर्य दिखाया। तुमने संघर्ष करके अपने पैरों पर खड़ा होने का रास्ता चुना। इसमें कोई गलती नहीं है। इस बार भी तुमने अपने प्रियजन को नहीं छोड़ा। तुमने समाधान ढूंढने के लिए मेहनत की। क्या इसमें गलती है? नहीं। तुमने अपनी माँ से कुछ भी छुपाया नहीं। तुमने उसे इलाज की अवधि, लागत और धन के स्रोत के बारे में बताया। क्या ये गलत है? नहीं, छुपाने का कोई रास्ता नहीं था। तुम्हारी माँ तुम्हें प्यार करती थी और चाहती थी कि तुम फिर से दर्द न झेलो। वह चाहती थी कि तुम उजाले में चलो, अंधकार में नहीं। क्या इसमें गलती है? नहीं। गलत कौन है? ये फैक्ट्री मालिक है जो लगातार मुआवजा देने में देरी करता रहा, तुम्हें वर्षों की पीड़ा में डालता रहा। ये कानून है जो उनके कार्यों की रक्षा करता है। ये बोनो गुडविल है जो सेफ्टी रेगुलेशंस की परवाह नहीं करता और पुरानी मशीनों को बदलने से इनकार करता है। यह इलाज की अतिशय महंगाई है जो गरीबों को निराशा में धकेलती है। ये नेशनल कन्वेंशन और सरकार है जिन्होंने ये सब किया है। जेना का चेहरा आखिरकार बदला, उसकी खाली आंखों में दर्द की झलक आई। लुमियन ने दरवाजे की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, मुझे कुछ और कहना है। शायद गुडविल केमिकल फैक्ट्री में हुई विस्फोट जिससे तुम्हारी माँ की ये दुखद स्थिति हुई, एक दुर्घटना नहीं थी। जेना स्वाभाविक रूप से लुमियन और फ्रैंकर की ओर मुड़ी। लुमियन ने एलईडी के शव की तरफ देखा और कहा, शायद ये हत्या थी, एक बुरे देवता के लिए बलिदान। हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुगा आठवा का आकलन पावरफुल इविल गॉड्स के ब्लेसर द्वारा एक खुला मन वाला व्यक्ति बताया गया है। वह हेरेटिक्स से घिरा हुआ है, जिनमें तिबल्ट जाक भी शामिल है, जो बीमारी फैलाने और निर्दोष लोगों को जान से मारने का जिम्मेदार था। कल सुबह बोनो गुडविल ने सदस्य संसद के कार्यालय का दौरा किया और शाम तक उसकी रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट हुआ। जब मैंने तिबल्ट जाक को बोनो गुडविल के वेश में पाया, उसने डिके के कारण अनिवार्य परेशानियों के बारे में कुछ कहा था।
इससे मुझे यकीन हुआ कि यह विस्फोट ऐसा कुछ था जिसकी वे आकांक्षा रखते थे। ये किसी विशेष उद्देश्य के तहत रचा गया हो सकता है जो हमें अभी तक अज्ञात है। क्या तुम क्रोध से जल रही हो? क्या तुम्हें कड़वाहट महसूस हो रही है? क्या तुम इसे सह सकती हो? क्या तुम यहाँ बैठकर देखना चाहोगी कि तुम्हारी माँ की मौत का जिम्मेदार मर्डर और तुम्हारी खुशियों का विनाश करने वाले लोग शैंपेन पीते हुए और नृत्य पार्टियों में आनंद मनाते रहें? जेना का चेहरा थोड़ा मुरझा गया, जैसे अंदर विरोधी भाव चल रहे हों। आखिरकार उसने अपने हाथों से चेहरा ढक लिया और कड़वाहट से रोने लगी। फ्रैंका झुककर जेना को गले लगाकर उसे रोने दिया। जेना रोते हुए फ्रैंका ने उसे समझाया, तुम्हारी माँ सबसे ज्यादा क्या चाहती थी? वह चाहती थी कि तुम और तुम्हारा भाई कर्ज से आज़ाद हो और एक नया जीवन शुरू करो। वह चाहती थी कि तुम दोनों में से कोई एक शानदार स्टेज एक्ट्रेस बने और दूसरा सामान्य श्रम से बाहर निकलकर किसी खास कौशल में महारत हासिल करे। वह चाहती थी कि तुम अच्छी तरह रहो। क्या तुम उसे निराश कर सकती हो? जेना रोते हुए बोली, पर मेरी माँ, वह वापस नहीं आ सकती। फ्रैंक नीचे झुककर जेना को सांत्वना देती रही और जेना ने तब तक बुरा रोया जब तक उसकी थकान ने वहन नहीं कर ली। तभी एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के एक क्लर्जीमैन आए अंतिम सांत्वना देने के लिए। वे सफ़ेद चोगे में थे जिन पर सुनहरे धागों की जाली थी। वे जूलियन के साथ आए और एलिडी के शरीर के पास खड़े हुए, एक हाथ में होली बाइबल, दूसरे हाथ में लटका हुआ होली वाटर की बोतल। अंततः हवा से एक सूर्य की किरण और पवित्र जल प्रकट हुआ और एलिडी पर धीरे से बरसा। प्रेज द सन, मे द सिस्टर फाइंड पीस एंड एंटर द रेल्म ऑफ गॉड। क्लर्जीमैन ने हाथ फैलाए। प्रेज द सन। जेना और जूलियन ने प्रार्थना में शामिल हुए। समारोह देखते हुए लूमियन ने सिर झुकाकर चुपचाप बड़बड़ाया। फ्रैंक, जो गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी की भक्त थी, ने सूर्य की स्तुति से परहेज किया। पूजा संपन्न होने के बाद पादरी चले गए और इसके स्थान पर होली पैलेस हॉस्पिटल मॉर्ग के प्रशासक आए और जूलियन और जेना से पूछा, क्या हम इस सिस्टर का दाह संस्कार करें या चिता? क्या हम उसे कैटेकोम्स, सेमेटियर देस इनोसेंस या सेमेटियर देस पीटर्स भेजें? जूलियन और जेना ने एक दूसरे को देखा और कहा, क्रमेशन। हम खुद उसे कैटेकोम्स तक पहुंचाएंगे। उनके पिता भी वहीं विश्राम करते थे। मॉर्ग प्रशासक ने नोट किया और कहा, पिछली रात से कई कैजुअल्टीज हैं। क्रेमेटोरियम अगले सप्ताह तक उपलब्ध नहीं होगा। क्या आप चाहेंगे कि यह सिस्टर अभी तक मॉर्ग में ही रहे? ठीक है। जेना की आवाज़ हल्की कांप रही थी। और तो चारों ने देखा कि एलिडी का चेहरा सफ़ेद कपड़े से ढका गया और उसका शव फेयरवेल सैंक्चुरी से धीरे से बाहर निकाला गया। वे उसके पीछे पीछे चले, स्टीम पावर्ड लिफ्ट से नीचे गए और अंततः मॉर्ग के बाहर पहुंचे। मॉर्ग का दरवाज़ा सिल्वर ग्रे रंग में चमक रहा था और अंदर की ठंडक ने एक रहस्यमय सफ़ेद कुहासा पैदा कर दिया। जेना डरे हुए जैसे ठहर गई जब उसकी माँ एलिडी को दरवाजे से धकेला गया और ठंडी अलमारियों से भरे कमरे में गायब कर दिया गया, जहां गैस चालित दीवार लैंप जल रहे थे। वह वहां खड़ी रही जब तक सिल्वर ग्रे दरवाज़ा धीरे धीरे बंद न हो गया। अनजाने में उसने कुछ कदम आगे बढ़ाए और सीम पर रुक गई। चुपचाप दरवाज़ा बंद हो गया। अब उसकी माँ उसकी दृष्टि से हमेशा के लिए दूर हो चुकी थी। ल मार्श डू कार्टिए डू जेंटलमैन के पैसी ब्रिज पर लौटते हुए जेना की नज़र उसके भाई जूलियन पर टिकी रही, जो भारी मन लेकर आगे बढ़ रहा था। उजली दोपहरी की धूप ने उसकी दृष्टि अंधी कर दी। फ्रैंक ने जूलियन की पीछे की ओर देखा और सोचा कि वह जेना का ध्यान भटकाने के लिए कोई काम ढूंढे। तुम्हारा भाई भावनात्मक रूप से परेशान है। लगता है वह खुद को दोष दे रहा है। आने वाले दिनों में उसे मार्गदर्शन दो और भरोसा दिलाओ कि यह उसकी गलती नहीं थी। कोई सामान्य आदमी डॉक्टर के पास जरूर जाता, फ्रैंक ने कहा। जेना ने क्षण भर के लिए उदासी से कहा, मैं उसे समझाऊंगी। पर अगर यह काम न करे तो? वह लूमियन की तरफ देखकर बोली। फ्रैंक ने सर हिलाया और कहा, जब समय आएगा मैं उसे असली साइकियाट्रिस्ट ढूंढने में मदद कर सकती हूँ, एक ऐसा जो बियॉन्ड क्षमताओं वाला हो। जेना ने राहत की सांस ली और नज़र में आभार झलका। लूमियन ने अपनी खुद की अनुभवों से कहा, तुम्हें अपनी मानसिक भलाई का भी ध्यान रखना होगा। जेना ने होंठ दबाए और दृढ़ता की एक झलक लिए सिर हिलाया। धीमी खराश भरी आवाज़ में उसने फ्रैंक और लूमियन से कहा, आज रात मैं बोनो गुडविल को मुलाकात देने जा रही हूँ। कार्टिए देस दम्स में 55 रू चेस्टनट पर एक 3 मंजिला इमारत खड़ी थी, धूसर नीली रंगत लिए। इसमें एक सुंदर बगीचा, अच्छी रखरखाव वाली लॉन और अस्तबल थे। अंदर एक बैंड किसी कोने में मधुर धुन बजा रहा था। बोनो गुडविल, इस शानदार जगह के मालिक, सोने जैसा शैंपेन का ग्लास हाथ में लेकर मेहमानों के बीच से बड़ी चालाकी से घूम रहे थे। वह रासायनिक फैक्ट्री विस्फोट के बाद की घटनाओं पर बातचीत कर रहे थे और फुर्ती से अपनी जिम्मेदारी से बचने और इंश्योरेंस कंपनी से अच्छा मुआवजा पक्के करने की कोशिश कर रहे थे। मध्यांतर में वह एक सरकारी अधिकारी की पत्नी से बात कर रहे थे, अपने वकील से सलाह कर रहे थे और उन प्रभावशाली लोगों से मिल रहे थे जिनका मामला जुड़ा हुआ था। जैसे कोई सामाजिक तितली, वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे थे,
अपना विट और जोश दिखा रहे थे, जबकि क्रिस्टल शैंडलियर की रोशनी उनकी गहरी नीली आंखों और मोटी भूरी दाढ़ी पर चमक डाल रही थी। जैसे ही वह एक साधारण मेहमान के पास से गुजरे, बोनो गुडविल की मुलाकात ट्रैविस एवरेट से हो गई। ल मार्श डू कार्टिए डू जेंटलमैन के सुपरिटेंडेंट एवरेट उस शाम अपनी वर्दी में नहीं थे। काले सूट और स्टाइलिश नीले बोटाई में वे एक हल्के सुनहरे शैंपेन का गिलास हाथ में लिए थे। सुपरिटेंडेंट एवरेट, कृपया इस मुश्किल समय में मेरी सुरक्षा सुनिश्चित करें, बोनो गुडविल ने मुस्कराकर कहा। विस्फोट में कई लोग मरे हैं और मैं डरता हूं कि उनके परिजन कुछ भयानक कर सकते हैं। एवरेट ने अपने काले फ्रेम वाले चश्मे को संवारते हुए मुस्कुराया और कहा, यहाँ काटिए देशदम्स मेरी अधिकार क्षेत्र के बाहर है। और जैसे ही मैं इस सड़क पर आया, ये साफ हो गया कि पुलिस गश्त की संख्या और तीव्रता बढ़ गई है। पर आपने तो कई बॉडीगार्ड्स रखे हैं, फिर चिंता की क्या बात है? जिनकी मौत हुई वे आम मजदूर थे, वे आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और वे आपके रहने की जगह का पता नहीं जानते, एवरेट ने मजाक में कहा। पर अगर घायल और उनके रिश्तेदार यह जान लें कि आप शानदार दावत दे रहे हैं और शैंपेन पी रहे हैं, तो उनका दर्द उन्हें पागल कर सकता है। वे आपको और आपके परिवार को दुख में घसीट सकते हैं। बोनो गुडविल शर्माते हुए मुस्कुरा गया और कहा, यह दावत मुआवजे से अलग है। मुझे कानून का पालन करना होगा और निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी। एवरेट ने कहा, ठीक है, पर कुछ पुलिसकर्मियों के परिवार आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं। इशारा कर रहा था कि उन्हें शीघ्र मुआवजा मिलना चाहिए। बोनो गुडविल ने अनभिज्ञता का अभिनय किया। दावत जल्दी सुबह तक चली। अंधेरा छाते ही बोनो गुडविल ने अपने तीनों बच्चों को अलविदा कहा, हर एक को गले लगाया और तीसरी मंजिल की ओर चला गया। अपना बोटाई खोलकर वह अपने बेडरूम में घुसा। गैस दीवार का लालटेन जलाया और उसकी आंखों में नर्म रोशनी परावर्तित हुई। वहां उसके प्रिय रिक्लाइनर में एक अनचाहा मेहमान बैठा था। बेशक वह बैठा ही था, पर आगे झुका हुआ एक श्रेष्ठता का आभास दे रहा था जिससे बोनो गुडविल छोटा महसूस करने लगा। वह कामगारों के औपचारिक वर्दी में था, म्यूट ग्रे नीला और काले बैंडेज से चेहरा ढका हुआ था। केवल उसकी तीक्ष्ण नीली आंखें और नाक की नथुने दिखाई दे रहे थे। बोनो गुडविल का दिल तेजी से धड़कने लगा। पूछने को उसके होठों पर चीख उठने लगी, पर उससे पहले ही एक भूतिया सा क्रिम्सन फ्लेमिंग रेवन उसके आश्चर्य मेहमान के पीछे प्रकट हुआ और बोनो गुडविल के दांतों में टकरा गया। एक नर्म धमाका हुआ, बोनो गुडविल के मुंह में जलन हुई और 2 दांत धराशायी होकर जमीन पर गिरे। दर्द ने उसके चेहरे को बिगाड़ दिया और चीख दब गई। वहीं पर उसकी और उसकी पत्नी की पीठ पर तेज छुरियां लगी हुई थीं। छाया से बाहर निकलते हुए फ्रैंक और जेना ने बेडरूम का दरवाजा पीछे से बंद कर दिया और अपने बंधकों को फंसाया। एक ने काली चोगा, हौद वाला हुड और लेदर आमा पहना था, चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। दूसरा पुरुषों की लिनन शर्ट, भूरे जैकेट, गहरे भूरे पतलून और बिना फीते के चमड़े के जूतों में था। उसके ऊपरी चेहरे पर एक सिल्वर व्हाइट धातु की मास्क थी। आंखों को छोड़कर सब कुछ ढका हुआ था। फ्रैंक ने बोनो गुडविल को संभालते हुए उसे गिरने से रोका। लूमियन शांत रहते हुए मुस्कुराया। मसियर गुडविल, इसे एक चेतावनी समझिए, ये बहुत बुरा हो सकता था, लूमियन ने कहा। बोनो गुडविल की पत्नी भयभीत होकर बोली, आप कौन हैं? आप क्या चाहते हैं? मैं कौन हूँ? लूमियन हंसा, शरारत के साथ। आप मुझे अपना पिता मान सकते हो। फ्रैंक ने लूमियन की ओर देखा, ट्रूथ सीरम निकाली जो लूमियन ने पहले दी थी और बोनो गुडविल को दे दी। जैसे ही सीरम असर में आए, लूमियन ने मुस्कुराहट बनाए रखी और कहा, मसियर गुडविल, मैं जानना चाहता हूं कि आपने अपनी ही रासायनिक फैक्ट्री में विस्फोट क्यों करवाया? बोनो गुडविल का चेहरा पीला पड़ गया और उसने पूछ ही लिया, तुमने कैसे पता लगाया? उसने पूरा वाक्य पूरा करने से पहले अपने हाथ उठा लिए। क्यों उसने पहले नकारा नहीं? क्यों उसने अपनी बात इतनी लापरवाही से कह दी? अच्छा, तुम तो स्पष्ट बोलने वाले निकले। मैं केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुमने आनाकानी किए बिना कबूल कर लिया, लूमियन ने कहा, उसकी आवाज़ बोनो गुडविल के दिमाग को जकड़ती हुई। जेना ने जैसे अपना आत्मा खो दिया हो। लूमियन की मानसिक तैयारी के बावजूद कबूल सुनकर वह हैरान रह गई। क्या सचमुच ऐसे दुष्ट लोग हो सकते हैं? सैकड़ों परिवार तबाह हो गए। जैसे ही वह सदमे से उभरी, जेना ने दांत पीसते हुए कहा कि वह उसे वहीं चौंकाने और सजा देने को चाहती थी, पर परिस्थितियों ने उसे रोक दिया। लूमियन ने एक ठंडी नज़र बोनो गुडविल पर डाली और पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? क्या इसका संबंध हुगा आटवा के कार्यालय में किसी से है? ये सुनकर बोनो गुडविल का चेहरा भय और आश्चर्य से भर गया। बचे हुए ट्रूथ सीरम के प्रभाव में उसने बिटर एक्सप्रेशन के साथ बोला कि वह विस्फोट का आयोजन करने की योजना में था। उसका मन अपराधवश तोड़कर किसी को अपने साथ रोता हुआ खींचने की इच्छा से भर गया। ये नेओर टिबल्ट हैं। वे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुगा आटवा के सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। वे बार बार संकेत दे रहे थे कि फैक्ट्री वर्षों से गिर रही थी और किसी भी समय फट सकती थी। मैंने सोचा कि मैं इंश्योरेंस कॉम्पनसेशन से फ़ायदा उठा लूँगा जिसे मैंने पहले ही खरीदा था। जब समय आया, मैंने उन्हें 3 बार सदस्य संसद के कार्यालय में देखा। वे मुझे आश्वासन देते रहे कि सब ठीक हो जाएगा। कितना मूर्ख है वह।
वह तो हेरेटिक भी नहीं है, क्या सुपर पावर्स ने उसे प्रभावित किया होगा? टिबल्ट ने भी डिके की बात कही थी जब उसने मुझे बॉनो गुडविल के रूप में देखा था। उनका असली एजेंडा क्या है? लूमियन ने विचार किया और आगे पूछने ही वाला था कि अचानक आयन गेट के बाहर दरवाजे की घंटी खींचे जाने की आवाज़ सुनाई दी। लूमियन और फ्रैंकर ने एक दूसरे की ओर देखा और अनुमान लगाने लगे कि कौन आ सकता है। इस समय एक दोस्त या अधिकारी जिसने बॉनो गुडविल को ढूंढा होगा। कहने की आवश्यकता नहीं थी। लूमियन उठ खड़ा हुआ और फ्रैंकर ने चुपचाप अपनी नाइफ समेट ली। जेना ने तुरंत समझदारी दिखाते हुए बॉनो गुडविल के कंधे में अपना डैगर घोंप दिया। लहू फूट पड़ा और बॉनो गुडविल का राह उठा। जेना ने ज्यादा समय नहीं गंवाया, वह खिड़की की ओर दौड़ी और मैं एंट्रांस के विलो से कूदकर बाहर निकल गई। उसकी खंभार धार वाली छुरी पर काले जले हुए आग की लपटें निकली और कमरे के कुछ हिस्सों में छिटक कर बुझ गईं। तीनों ने बगीचे की लोहे की बाउंड्री को लांघकर रात में गायब हो गए। बेडरूम के अंदर ऑनगुलेम, वैलेंटाइन और मिश्रित रक्त वाला इम्र की 3 सदस्य टीम बॉनो गुडविल से सामना करती है, जो अभी अभी अपने झुलस चुके मुंह की पट्टी बांध चुका था। फैक्ट्री मालिक ने गुस्से में कहा, ऑफिसर, मुझे 3 अपराधियों ने अपहृत करने की कोशिश की। ऑनगुलेम ने नज़र दौड़ाई और मुस्कान की परछाइयां आ गईं। हम उस मामले की जांच बाद में करेंगे। फिलहाल मुख्य समस्या तुम ही हो। मेरी समस्या? बॉनो गुडविल घबरा गया। ऑनगुलेम ने मामूली हाँ में सिर हिलाया। पहले हमें तुम्हारे धर्म की पुष्टि करनी चाहिए, फिर तुम्हारे उस सुबह के सदस्य सांसद के ऑफिस के दौरे के बारे में पूछताछ करेंगे। संसद सदस्य और उच्च अधिकारियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट्स के कारण प्यूरिफायर्स के पास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कार्यालय की गहन जांच करने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे, इसलिए उन्होंने बॉनो गुडविल के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दी। बॉनो गुडविल का मन टूट गया। ऑनगुलेम ने एक पेन और कागज निकाला। नोटरी सर्टिफिकेट का विचार था कि बॉनो गुडविल किसी देवता के सामने कसम खाकर सच्चाई प्रकट करे। जब ऑनगुलेम ने अपना हस्ताक्षर किया, कागज से सुनहरी चमक निकली। बॉनो गुडविल डर के मारे हकला गया। हाल की वर्षों में ट्रिय के एक जाने माने फैक्ट्री मालिक के रूप में उसने अद्भुत शक्तियों और रहस्यमयी बातें देखी थीं। ऐसी चीजें उसके लिए अब अनजान नहीं थीं। जैसे कि तीनों गिरफ्तार करने वालों ने उसे फ्लेमिंग रेवन से जला दिया था, दूसरे ने ब्लैक फ्लेम्स दिखाए और तीसरे ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाए। हस्ताक्षर कीजिए, ऑनगुलेम ने कहा और उसे नोटरी सर्टिफिकेट थमा दिया। अब उसके ऊपर सुनहरी चमक नहीं थी। ठीक है। बॉनो गुडविल का दाहिना हाथ कांपते हुए नाम लिखने लगा। हर अक्षर से सुनहरी रोशनी झलकी। ऑनगुलेम ने अगला सवाल किया, आप किस देवी में विश्वास रखते हैं? गॉड ऑफ स्टीम एंड मशीनरी, बॉनो गुडविल ने घबराते हुए कहा। ऑनगुलेम ने पूछा, विस्फोट वाली सुबह आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कार्यालय में क्यों गए? बॉनो गुडविल ने 2 सेकंड के लिए ठहराव किया। भय में उसने वही दोहराया जो उसने लूमियन को कुल मिलाकर ट्रूथ सीरम के असर में कह दिया था। ऑनगुलेम, वैलेंटाइन और इम्रा ने बारी बारी से प्रश्न पूछे और बॉनो गुडविल ने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सेक्रेटरी ने और असिस्टेंट सेक्रेटरी टिबल्ट के साथ अपनी बातचीत का रिकंस्ट्रक्शन किया। पूछताछ के बाद ऑनगुलेम ने बॉनो गुडविल को सजा सुनाई। तुम पर आगजनी, जानबूझकर विस्फोट करने और हत्या का आरोप लगेगा। मृतकों और घायल लोगों के मुआवजे के लिए तुम्हारी संपत्ति अस्थायी रूप से फ्रीज कर दी जाएगी। बॉनो गुडविल का चेहरा सफेद पड़ गया और वह रिक्लाइनर पर गिर पड़ा, पूरी तरह नष्ट। वैलेंटाइन ने कुछ कदम दरवाजे की ओर बढ़कर कॉरिडोर की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, डीकन, जब हम इसे पुलिस हेडक्वार्टर्स ले जाएं, क्या हम हुगा आठवा के सेक्रेटरी ने को भी औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लें? ऑनगुलेम ने आह भरी और धीरे कहा, अभी नहीं। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया? ने और मृत्युशैया पर पड़े टिबल्ट बहुत सतर्क थे। उन्होंने सीधे तौर पर बॉनो गुडविल को विस्फोट कराने की सलाह नहीं दी। उन्होंने केवल अपने व्यक्ति के नीतियों का समर्थन करने और डिके के दर्शन का प्रचार किया। वे बॉनो गुडविल के अंधेरे मन का फायदा उठाकर उसकी बातों को ट्विस्टिंग कर सकते हैं। 2 दिन हो चुके हैं और बॉनो गुडविल पर सुपरपावर्स के प्रभाव के कोई स्पष्ट निशान नहीं मिल रहे हैं। वैलेंटाइन गुस्से में था, पर उसने समझा कि उनके पास पर्याप्त सबूत नहीं है। वे केवल पारंपरिक तरीकों से पूछताछ कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद ऑनगुलेम ने बॉनो गुडविल की ओर देखा और कहा, हम इसे मार्केट डिस्ट्रिक्ट में स्टेक पर लाकर सजा दिलवाएंगे। वैलेंटाइन ने चौंक कर कहा, डीकन, क्या हम उन तीनों बियॉन्डर्स की भी तलाश नहीं करेंगे जिन्होंने यहाँ घुसपैठ की थी? ऑनगुलेम हंसा, क्यों करना चाहिए? वैलेंटाइन ने परप्लेक्स्ड आदर्श से देखा। इम्र, जो डीकन के तरीकों का आदी था, फुसफुसाया, तीनों बियॉन्डर्स यहाँ घुसकर कोई लूटपाट नहीं की। वे केवल जानकारी लेना चाहते थे, केमिकल प्लांट विस्फोट और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कार्यालय के दौरे के बारे में। ये स्पष्ट है कि वे सेक्रेटरी ने और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुगा आठवा में जेन्युइन इंटरेस्ट रखते हैं। मुझे लगता है कि वे अरोरा ऑर्डर से ही हो सकते हैं और उनमें से एक ने असिस्टेंट सेक्रेटरी टिबल्ट को मारा। ऑनगुलेम ने हंसते हुए कहा, हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हाई ऑफिशियल्स के साथ हमें कुछ नहीं करने देते, पर वाइल्ड बियॉन्डर्स को उनके तरीके से स्क्वीज करने दे दो, वे खुद सच उगा देंगे। वैलेंटाइन ने कुछ न कहा और डीकन की बात से सहमति जताई।
वह समझ गया कि समटाइम्स अनटेम्ड बियॉन्डर्स काम आ सकते हैं। अंडरग्राउंड ट्रियर से मार्केट डिस्ट्रिक्ट की यात्रा के दौरान लुमियन ने अपने बैंडेजेस हटवाए और शांत जेना की ओर देखा। कैजुअली उसने कहा, मैंने सोचा तुम बोनो गुडविल को वहीं मार दोगी, भयानक यातनाएं देकर उसे भटकने के लिए मजबूर कर दोगी। किसने सोचा था कि तुम सिर्फ उसके कंधे में छुरी मारकर निकल जाओगी। जेना ने होंठ सिकोड़कर कुछ कदम आगे बढ़ते हुए धीमे स्वर में कहा, अगर वह अब मर जाता तो एक्सीडेंट कॉम्पेंसेशन की कानूनी प्रक्रिया सालों खींच सकती थी। ये प्रतीकात्मक भी हो सकता था। जेना अब इतनी परवाह नहीं कर रही थी, बहुत से लोग न्याय के इंतजार में थे। फ्रैंकर ने उसे बढ़ाई देते हुए कहा, डर मत, बोनो गुडविल को निश्चित रूप से कैपिटल पनिशमेंट मिलेगी, तरह का फर्क बस क्या होगा। और हाँ, हमने ऑफिशियल बियॉन्डर्स के लिए कुछ सुराग छोड़े हैं। जैसे ही हम हुगा आटवा को शील्ड करेंगे, वैसे ही हम हिडन डेंजर्स को भी हटाने में मदद करेंगे। जेना ने दुख भरी मुस्कान दी। वह वही सदस्य संसद है जिसे हमने चुना था। उसका सेक्रेटरी और असिस्टेंट सेक्रेटरी ने हमें इतनी भयावह विस्फोट की ओर धकेला। क्या तुम डरती हो? लुमियन ने मजाक में पूछा। जेना कुछ समय के लिए चुप रही। लुमियन ने आगे कहा, मैंने कभी इन चीज के फायदे नहीं उठाए और न ही किसी चुनाव में वोट दिया। अगर मुझे ऐसा मौका मिलता, मैं सेक्रेटरी या यहाँ तक कि देश के प्रेसिडेंट को भी नहीं बख्शता। मेरी बहन ने कहा था कि खून से ही खून चुकता है। मैं नहीं देखता कि कौन खून बहाता है। जेना का चेहरा फिर तड़प उठा और उसने क्षोभ से कहा, मेरी माँ ने हमेशा मुझे दयालु बनना और माफ करना सिखाया। मैं नहीं चाहती कि दुख और नफरत मेरे जीवन को नियंत्रित करें। उस तरह मैं रोशनी नहीं देख पाऊंगी। बिना लुमियन और फ्रैंकर के जवाब का इंतजार किए उसने सिर झुकाया और दांत कस लिए। पर मैं इसे नापसंद करती हूँ। लुमियन ने होंठ दबाकर कहा, अगर तुम अपने सारे दुश्मनों को खत्म कर दोगी तो तुम्हारी जिंदगी नफरत द्वारा शासित नहीं होगी। जेना कुछ सेकंड के लिए चुप रही और फिर कटुता भरे नोट के साथ बोली, कम से कम मैं सेक्रेटरी ने को नहीं छोड़ूंगी। फ्रैंकर ने तुरंत उसकी तारीफ की, बहुत अच्छा, इस रिजॉल्व को बनाए रखो। उसने फिर जोर देकर कहा, बदला अंधाधुंध या आवेश में नहीं होना चाहिए। तुम्हें तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक तुम पर्याप्त मजबूत न हो और सही मौका हाथ न आए, वरना तुम सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों को और नुकसान पहुंचाओगी और तुम्हें अपने दुश्मन को अच्छा जीवन जीते देखना पड़ेगा। ठीक है, जेना ने धीरे से कहा और सिर हिलाया। रात के देर समय जेना अपनी सामान्य पोशाक में 17 रू पास्टर कार्टियर डू जार्डन बोटानिक पर लौटी। उसका मन अस्त व्यस्त था। ये जगह रू सेंट हलेर और बाजार के फैक्ट्रियों के दक्षिण की भीड़ के पास थी। पहले जेना के परिवार ने एलिडी और जूलियन की काम करने की सुविधा हेतु इसे किराए पर लिया था। दरवाज़ा खोलते ही जेना ने देखा कि उसका भाई जूलियन खिड़की के पास बैठा है, सिर हाथों में छुपाकर पड़ा हुआ है। उसका दिल और भी भारी हो गया और उसकी आवाज़ कांपती हुई बोली, जूलियन, क्या हुआ? रात्रि की लालिमा में रोशन जूलियन पुराने वुडन टेबल पर झुका हुआ खड़ा रहा और बोला, मुझे निकाल मत देना, मुझे निकाल मत देना। मेरी माँ मर गई, उसने वास्तव में मर गई, इसलिए मैं फैक्ट्री में नहीं गया। मुझे निकाल मत देना, मुझे निकाल मत देना। मम्मा, ये सब मेरी गलती है, मैंने उसे वार्ड में अकेला छोड़ दिया। जूलियन बुरा कराहते हुए रो पड़ा, जैसे उसका बचपन ही लौट आया हो। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी तन्मयता खो दी है। जेना अंधेरे में दरवाजे पर खड़ी रही और अपने भाई को देखती रही। उसे लगा जैसे वह एक अनंत गर्त की ओर धीरे धीरे बह रही हो। जूलियन के रगों में रोए की आवाज़ माहौल में गूंजी। जेना दरवाजे पर खड़ी रही, कदम अंदर बढ़ाने की हिम्मत नहीं कर रही थी। उसे डर था कि अगर वह अंदर गई, ये वास्तविकता बन जाएगी और कोई सपना नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद उसने आंखें बंद की, दांत काटे और जूलियन के कमरे में गई। वही कमरा जिसमें उसका बिस्तर, दिनचर्या की जगह, रसोई और खाने की जगह सब एक था। भाई के पास झुककर वह उसे रोने दिया। वह उसे छूने की हिम्मत न रखी। धीरे से बोली, हमारे पास ज्यादा कर्ज नहीं बचा। अगर हम अपनी मौजूदा नौकरी खो दें तो नई नौकरी मिल ही जाएगी। झट से मत सोचो, तुम्हारे पास एक मजबूत आधार है। इस बार मास्टर चुनने में सावधानी बरतना। कुछ लोगों को लगाने का समय लगेगा, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते या 1 महीना। जब समय आएगा हम दोनों की आय होगी। शायद हम अगले साल के भीतर शेष कर्ज चुका देंगे। मैं अकेले यह नहीं कर सकती। एक अंडरग्राउंड सिंगर की आय स्थिर नहीं है। मुझे कभी पता नहीं कि मेरी लोकप्रियता कब घट सकती है। जेना ने ये सब कहते हुए जूलियन का मनोबल बनाए रखने की कोशिश की ताकि वह फिर से टूटकर आत्महत्या जैसा कदम न उठाए। थोड़ी देर बाद जूलियन सो गया और जेना ने उसकी कंबल लेकर उसके ऊपर डाल दी। फिर वह थकी हुई दूसरी कक्ष में चली गई, जो उसकी और उसकी माँ एलिडी की सोने की जगह थी। जेना ने लेटकर छत की ओर देखा, जो मंद रोशनी में थी। उसकी माँ के शब्द बार बार उसके मन में गूंज रहे थे, पर वह खुद को समझा नहीं पा रही थी। शायद कुछ भाग्यशाली लोगों के अलावा जिंदगी का अंधेरा ही प्रधान है। रोशनी बस एक अतिरिक्त होती है।
अचानक जेना ने अपनी माँ का तकिया पकड़कर अपने चेहरे पर दबा लिया और धीरे से रोते हुए कांप उठी। कब तक वह सोई रहे, उसे नींद आ गई। वह उठी तो बाहर हलचल थी। वह बैठी, आंखों को मलकर बाहर निकली। वहां जूलियन तले रोटियां टोस्ट कर रहा था। उसने पहले वाली तबाही नहीं दिखाई, वह अपने काम में लग गया था। जेना ने पल भर के लिए होंठ दबाए और कहा, इतनी जल्दी क्यों उठे? जूलियन ने कठोर स्वर में कहा, मैंने कल रात खाना नहीं खाया, भूख ने मुझे जगा दिया। बस थोड़ी देर इंतजार करो, टोस्ट जल्द तैयार होगा। जेना ने कुछ देर उसे गौर से देखा। अगर जूलियन अभी भी उस हिस्टेरिकल स्टेट में रहता, रोता रहता, तो जेना उदास और परिचित महसूस करती पर डर नहीं होता। पर अब उसने महसूस किया कि उसकी बहन का मन पहले जैसा नहीं था। जूलियन जब नाश्ता बना रहा था, वह कुशलता से हर काम कर रहा था, पर बातचीत के समय वह वुडन और धीमा लग रहा था। ये जेना को बता गया कि उसने अपना टूटना दबाया हुआ है, पर उसकी आत्मा अंदर ही अंदर चोटिल है। जेना ने सोचा कि उसे एक असली साइकियाट्रिस्ट ढूंढना होगा। फ्रैंक की मदद से वह ऐसा करेगी। वह जूलियन को काम ढूंढने के लिए भेजने का सुझाव देती है और धीरे धीरे वह बाहर निकल गया। जेना ने थोड़ी विश्राम ली और रूस सेंट हले की ओर बढ़ी। उसका इरादा था कि फ्रैंक की नींद खुलने पर वह उसे समझाकर असली साइकियाट्रिस्ट के पास जाने का इंतजाम कर दे। कुछ देर बाद इंटरसेक्शन से गुजरते हुए जेना की नज़र निकट के न्यूज़ स्टैंड पर लगी और उसने एक अखबार का मुखड़ा देखा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुगा आर्टवा स्ट्रेसेस इम्पार्शियल हैंडलिंग ऑफ गुडविल केमिकल फैक्ट्री एक्सप्लोजन। जेना उसे पढ़ने के लिए बिंदास होकर पास गई और अखबार उठाकर जल्दी से पढ़ने लगी। न्यूली इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुगा आर्टवा मानते हैं कि केवल एक्सीडेंट्स के आधार पर फैक्ट्री ओनर्स को बदनाम करना अन्याय है। न ही फैक्ट्री ओनर्स, जो देश के लिए अनेक जॉब्स पैदा करते हैं और टैक्सेस देते हैं, को किसी मिसहैप के बाद दिवालियापन का सामना करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों से दिवालियों की संख्या बढ़ेगी, बेरोजगारी में भारी वृद्धि होगी और नए प्रोटेस्ट्स व अशांति की लहर उठेगी। हुगा आर्टवा ने यह भी व्यक्त किया है कि वह एक्सप्लोजन में घायल और मृत लोगों को नहीं भूलेंगे। वह एक नया पब्लिक वेलफेयर फंड स्थापित करने का इरादा रखते हैं, जिससे फैक्ट्री ओनर्स को एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन का एक हिस्सा चुकाने में मदद मिलेगी और फैक्ट्री संचालन जारी रख सकेंगी। इस एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार लोग अपनी गलतियों का बोझ और अधिक जॉब्स पैदा करके तथा अधिक टैक्सेस देकर उठाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वह नेशनल कन्वेंशन में एक बिल प्रस्तावित करेंगे जो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक और अधिक अनुकूल वातावरण बनाएगा। इसमें अनक्वालिफाइड वर्कर्स और एम्प्लॉयज़ को अधिक आसानी से डिसमिस करने की व्यवस्था होगी तथा एक्सीडेंट्स के लिए और अधिक उचित कॉम्पनसेशन शामिल होगा। उस क्षण जेना का कांधा अकस्मात कंपी उठा। वह हंसी, उसका शरीर एक लंबा समय तक कांपता रहा। थोड़ी देर बाद उसने अखबार नीचे रखा और आगे बढ़ी। अनजाने में जेना रूस सेंट हलेर और आंशिक रूप से नष्ट गुडविल केमिकल फैक्ट्री पहुंची। जैसे ही वह बैटेड मेटल टैंक की ओर देखी, उसकी माँ एलडी की यादें फिर से उसे घेरने लगीं। वह हर बार जब फैक्ट्री के अंदर जाती, वह इस चिन्हित संरचना की ओर खींची चली जाती। कुछ मिनट बाद ब्लर्ड विजन में जेना ने एक अपरिचित पर परिचित सा चेहरा देखा। वह एक घिसा पुराना ड्रेस पहने हुई महिला थी जिसने जेना से कहा, जल्दी चलो, एवेन्यू डू मार्श की ओर चलते हैं। सदस्य संसद एक कंडोलेंस बैंक्वेट दे रहे हैं और आमंत्रण दे रहे हैं। हमें कुछ मिल सकता है। एक कंडोलेंस बैंक्वेट? जेना ने झट से पूछा। महिला ने उत्साह से सर हिलाया। हाँ, तुम्हारी माँ भी विस्फोट में घायल हुई थी, क्या तुम याद नहीं? हम वार्ड में मिले थे। सदस्य संसद आधे घंटे पहले अस्पताल पहुंचा था। बाद में एक कंडोलेंस बैंक्वेट होगा। हुगा आर्टवा, जेना ने स्वतः ही कहा। बिल्कुल, उस महिला ने कहा और जेना का हाथ पकड़कर उसे सदस्य संसद के कार्यालय की ओर एवेन्यू डू मार्श की ओर ले गई। आधे घंटे बाद वे खाकी रंग की 4 मंजिला इमारत पर पहुंचे। कई गरीब कपड़ों वाले लोगों की लंबी कतार थी। वे इंस्पेक्शन के लिए खड़े थे ताकि वे बैंक्वेट हॉल में प्रवेश कर सकें। जेना साधारण ग्रेश ब्लू ड्रेस में, बिना मेकअप के, घिसे बाल खुलाकर उसने लाइन की पीछे जुड़ गई और धीरे धीरे आगे बढ़ी। करीब 15 मिनट बाद उसकी बारी आई। एक महिला डार्क ब्लू यूनिफॉर्म में इंस्पेक्शन कर रही थी। उसने जेना के सिर से लेकर जूतों तक देखा। खतरे की कोई वस्तु नहीं पाई गई। फिर महिला ने उसे रजिस्टर करने और पहचान सत्यापित करने को कहा और छोड़ दिया। ऑबर्ज डूक ऑफ द रूम 207। लूमियन ने फ्रैंक की तरफ चौंक कर देखा, जो दरवाजे पर आए और बोला, तुम आज फिर जल्दी हो। फ्रैंक, जो अब अलग पोशाक में थी, बिल्कुल चिढ़ते हुए बोली, मुझे बस ये चिंता थी कि तुम और जेना बाहर से सहमत दिखा पर अंदर जाकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सेक्रेटरी ने की हत्या कर दो। क्या तुम मुझे इतने लापरवाह समझती हो? लूमियन ने पूछा। हाँ, फ्रैंक ने बिना हिचक के जवाब दिया। उसने सबसे ज्यादा जोड़ने का मन किया, पर किसी फोक ऑफ रेज का सामना याद कर उसने सोचा कि लूमियन को उस श्रेणी में नहीं रख सकती। रिलीफ की सांस लेते हुए उसने कहा, क्योंकि तुमने इम्पल्सिव कदम नहीं उठाया, जेना सुरक्षित रहेगी। मैं उसकी मदद के लिए उसकी घर जाकर देखती हूँ कि उसे कोई सहायता चाहिए या नहीं।
ठीक उसी समय नीचे से फिर तेज कदमों की आवाज आई। लूमियन और फ्रैंक डॉवे पर मुड़े और जेना को देखा। वह सादा ग्रेइश ब्लू ड्रेस में थी, बाल अस्त व्यस्त और डिस्ट्रेस में तेजी से आ रही थी। उसने रोते हुए कहा, मेरा भाई पागल हो गया है। वह पागल हो गया है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।